BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 291 आत्मा क्षेत्र की पहली झलक। पवित्र गोली शहर बहुत बड़ा था और लोगों का आना जाना कम नहीं था। शहर में अनगिनत सराय थीं, इसलिए जियाओ मिंग और उसके साथियों को रहने के लिए आसानी से जगह मिल गई। रात में एक चांदी की डिस्क आसमान में ऊंची लटकी हुई थी, जो दुनिया भर में एक सफ़ेद चमक बिखेर रही थी। जियाओ मिंग ने अपने हाथ में मेडिसिन सैक्ट कीमिया विरासत को नीचे रखा और कुछ हद तक भावुक महसूस किया। यह मेडिसिन सैक्ट वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय कीमिया संप्रदाय था। कीमिया की इसकी समझ सटीक और व्यावहारिक थी। मुझे डर है कि अब कीमिया की मेरी समझ एक शीर्ष श्रेणी के 7वें स्तरीय कीमियागर से कम नहीं है। हालांकि अकेले सिद्धांत तो थला है, मेरे पास 7वें स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने का बहुत व्यावहारिक अनुभव नहीं है। ये सोचकर जियाओ मिंग भी कुछ हद तक असहाय महसूस करता था। आखिरकार इस कीमिया विरासत को प्राप्त करने के बाद से उसके पास कोई खाली समय नहीं था। 7वें दर्जे की गोली को परिष्कृत करने में कम से कम 10 दिन या आधा महीना लगेगा। उसे अभी भी अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने, विभिन्न स्थानों की यात्रा करने और अपनी आत्मा की साधना करने की आवश्यकता थी। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उसके पास इतना समय कैसे हो सकता था? अब जब वह पिल टॉवर पर पहुंच जाएगा तो स्थिति बहुत बेहतर होगी। उसके पास गोलियों को परिष्कृत करने और अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त समय होगा। ऐसा कहा जाता था कि डू पूर्वज क्षेत्र में पहुंचने के बाद तेजी से सफलता प्राप्त करने के लिए केवल अपनी साधना पर निर्भर रहना असंभव था। केवल उन रोमांचों का सामना करने से ही लोग जल्दी से आगे बढ़ सकते थे। और जियाओ मिंग के लिए सबसे सीधे उपयोगी चीज स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक खजाने थे। दुर्भाग्य से ऐसी चीज़ों का मिलना मुश्किल था। भले ही जियाओ मिंग सिम्युलेटर के माध्यम से उनके बारे में जानता था, लेकिन उनमें से बहुत कम थे और उनमें से कुछ तो सेंट्रल रीजन में भी नहीं थे। अगर पिल टॉवर की 3000 जलती हुई लौ को जियाओ मिंग द्वारा अवशोषित किया जा सकता था तो वह एक ही बार में शीर्ष डू पूर्वज बनने के लिए छलांग लगा सकता था। लेकिन फिलहाल यह असंभव था, या कम से कम इतना आसान नहीं था। आह भरते हुए जियाओ मिंग ने सोच में अपना सिर नीचे कर लिया। अच्छा, मुझे एक पल के लिए सोचने दो, सेंट्रल प्लेन्स में हाल ही में किस तरह के रोमांच हुए हैं। हम 2 महीने में दक्षिणी क्षेत्र में एक छोटा सा खंडहर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वह खंडहर पहले से ही बहुत खराब हो चुका है और कीमती सामान भी ज़्यादा नहीं है। समय बहुत कम है, इसलिए वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 महीने बाद अभी भी दक्षिणी क्षेत्र में बैयुन शहर के सिटी लॉर्ड की हवेली को नष्ट कर दिया जाएगा और बैयुन तलवार शास्त्र को जारी किया जाएगा, जिससे कई लोग इसके लिए लड़ेंगे। बैयुन तलवार शास्त्र एक इंटरमीडिएट DQE विधि है और मिलान करने वाली डू तकनीक के साथ आता है, जो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहां जाने में लगने वाला समय बहुत लंबा है और इसके लायक नहीं है। उत्तरी क्षेत्र में किसी तरह का बपतिस्मा लगता है। यह अभी मेरे लिए बहुत काम का नहीं लगता, लेकिन जियानर को किंग लिन को इसे आजमाने के लिए ले जाने देना उचित है। उद्धरण। थोड़ी देर सोचने के बाद जियाओ मिंग को एहसास हुआ कि अगले 6 महीनों में उसके लिए कोई उपयुक्त रोमांच नहीं था। एक असहाय मुस्कान के साथ जियाओ मिंग ने अवसरों की तलाश करने की अपनी योजना छोड़ दी। मुझे कोर सोल मैरो प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ मैं 1 महीने के भीतर पूरी तरह से आत्मा के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए जियाओ मिंग खड़ा हुआ और बिस्तर पर चला गया, क्रॉस लेग बैठ गया। उसने अपने मन में एक मंत्र दोहराया, आत्मा के शिखर पर पहुंचो, ध्यान में शांति को अपनाओ, सभी विकर्षणों से मन को साफ करो, आत्मा को शून्यता में लीन करो, आत्मा को संयमित करो और हृदय को शुद्ध करो। यह आत्मा तकनीक का मंत्र था जिसे याओ लाओ ने जियाओ मिंग को बेच दिया था। इस आत्मा साधना तकनीक का नाम ज़ेन आत्मा तकनीक था। जैसे ही जियाओ मिंग ने मन ही मन मंत्र दोहराया, उसकी भौं में जो आत्मा शक्ति थी वह धीरे धीरे अपने आप घूमने लगी। उसके माथे से हल्की सी झुनझुनी सी सनसनी फैली और फिर उसने महसूस किया कि उसमें से एक अजीब सी चूषण शक्ति निकल रही थी। आसपास की दुनिया थोड़ी कांप उठी और आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं रिसकर उसके माथे में भर गईं। आध्यात्मिक ऊर्जा एक अत्यंत रहस्यमयी ऊर्जा थी जिसमें DQE जैसी शक्ति नहीं थी, लेकिन आत्मा के लिए यह एक उत्कृष्ट पोषण देने वाला पदार्थ था। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा अराजकता की तरह थी और इसे महसूस करना बेहद मुश्किल था। आत्मा साधना तकनीक के बिना कीमियागरों के लिए यह जानना दुर्लभ था कि इसे कैसे महसूस किया जाए और अवशोषित किया जाए। इस समय जियाओ मिंग के माथे में जो प्रवेश कर रहा था वह आध्यात्मिक ऊर्जा थी। जैसे ही पतली आध्यात्मिक ऊर्जा उसके माथे में घुसी, जियाओ मिंग को तुरंत अपने मन में एक हल्की ठंडक महसूस हुई। यह एक ऐसी घटना थी जो आत्मा के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के बढ़ने के बाद ही दिखाई देगी। अगर कोई जियाओ मिंग की आत्मा को देख सकता है तो उसे उसके भीतर एक अवर्णनीय आकर्षण दिखाई देगा। यह आत्मा के आत्मिक क्षेत्र में पहुंचने की अभिव्यक्ति थी। जाहिर है, जब तक पर्याप्त समय था, जियाओ मिंग की आत्मा निस्संदेह आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगी।
जैसे जैसे समय बीतता गया, जियाओ मिंग की साधना में कुछ अज्ञात परिवर्तन होने लगे और उसकी आत्मा की शक्ति पानी की लहरों की तरह फैल गई। उसके माथे पर धीरे धीरे एक हल्की चमक निकल रही थी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा की चमक थी। इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन आत्मा की शक्ति का उपयोग करके इसका पता लगाना पड़ता था। जैसे जैसे चमक बढ़ती गई, इसने उसके माथे पर हथेली के आकार का एक भंवर बना दिया। अगले दिन जियाओ मिंग अपनी साधना से उठा और अपने शरीर को थोड़ा फैलाया। तब उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पिछले दिन की उसकी साधना का प्रभाव बहुत स्पष्ट लग रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा कल की तुलना में लगभग दोगुनी थी। क्या ये कल की उस अजीब भावना के कारण हो सकता है? उसने सोचा। अपनी आत्मा की साधना के दौरान जियाओ मिंग एक अद्भुत अवस्था में पहुंच गया, जो लंबे समय तक नहीं रही। हालांकि उसने उस समय इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। उसे अब ऐसे सुखद आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। अगर कल के जियाओ मिंग को आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 1 साल की आवश्यकता थी, तो अब उसे केवल 7 महीने की आवश्यकता होगी। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान जियाओ मिंग का एक पैर आत्मा क्षेत्र में था। शायद आज इंटरमीडिएट ग्रेड 7वें स्तरीय कीमियागर बैच प्राप्त करने के बाद मैं उच्च ग्रेड बैच के लिए मूल्यांकन लेने का प्रयास कर सकता हूँ। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। उनका मानना था कि यह संभव है और भले ही वह असफल हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिना किसी देरी के नाश्ता खत्म करने के बाद जियाओ मिंग जियाओ यीजियान और किंग लिन को सीधे पिल टॉवर के मुख्यालय में ले गया। केवल पिल टॉवर के मुख्यालय के पास उच्च ग्रेड 7वें स्तरीय कीमियागर बैच जारी करने का अधिकार था। क्योंकि वह पिल टॉवर मूल्यांकन लेने जा रहा था, जियाओ मिंग ने अपनी छाती पर कीमियागर बैच पहना था। अपनी युवा और सुंदर उपस्थिति के साथ साथ अपनी छाती पर 7 सितारा बैच के साथ जियाओ मिंग सड़क पर सबसे अधिक आकर्षक व्यक्ति बन गया, जिसने अनगिनत लोगों का ध्यान और प्रशंसा आकर्षित की। सौभाग्य से जियाओ मिंग और उसके साथी इस तरह के ध्यान के आदी थे, इसलिए उन्हें असहज महसूस नहीं हुआ। पिल टॉवर मुख्यालय पॉलिश ग्रेनाइट से बने एक चहल पहल भरे चौराहे पर स्थित था, जहां लोग लगातार आते जाते रहते थे। ये स्पष्ट था कि यह पवित्र पिल सिटी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। जियाओ मिंग और उसका समूह भीड़ को चीरते हुए मुख्यालय की ओर बढ़ा। पिल टॉवर मुख्यालय ऐसी जगह नहीं थी जहां आम लोग प्रवेश कर सकें। अगर जियाओ मिंग की 7वीं श्रेणी के कीमियागर की हैसियत न होती, तो उसे और उसके साथियों को प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाता। पिल टॉवर मुख्यालय में प्रवेश करने के बाद जियाओ मिंग अपने साथियों की ओर मुड़ा और बोला, मैंने सुना है कि यहाँ भी कीमियागर व्यापार मेला हो रहा है। जियानिर, तुम्हें और किंग लिन को ये देखना चाहिए कि क्या कोई उच्च स्तरीय औषधीय सामग्री है जो तुम्हारे काम आ सकती है। मैं मूल्यांकन पूरा करने के बाद तुम दोनों से मिलने आऊंगा। शुभकामनाएं, युवा मास्टर। किंग लिन ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए उत्तर दिया। मम्मा, मूल्यांकन के दौरान अपना समय लें और ध्यान केंद्रित रखना याद रखें। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जियाओ यीजियान ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखें प्यार से अपने साथी पर टिकी हुई थीं। अगर उसे अपनी खेती में तेजी से आगे बढ़ना था, तो उच्च स्तरीय औषधीय जड़ी बूटियां हासिल करना जरूरी था। वह जिस जहर को परिष्कृत करना चाहती थी, उसका स्तर जितना ज्यादा होगा, जरूरी सामग्री हासिल करना उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए यह व्यापार मेला क्षेत्र उसके लिए कुछ उपयोगी खोजने का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। अध्याय 292 व्यापार मेला क्षेत्र। जियाओ मिंग से अलग होने के बाद जियाओ यीजियान सीधे किंग लिन को पिल टॉवर में तथाकथित व्यापार मेला क्षेत्र की खोज करने के लिए ले गया। सौभाग्य से इसे खोजना मुश्किल नहीं था। वे जल्द ही एक गेट पर पहुंच गए, जिस पर एक संकेत लगा हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, एक विशाल और शांत गलियारा उनका स्वागत करता हुआ दिखाई दिया, जो हलचल भरी गतिविधियों की आवाज़ों से भरा हुआ था। जियाओ यीजियान ने किंग लिन को गलियारे से होते हुए आगे बढ़ाया, चलते समय अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया। उनके आगे एक बहुत ही विशाल हॉल था, जिसमें कई बड़े करीने से व्यवस्थित पत्थर के प्लेटफॉर्म थे, जो विक्रेता के स्टॉल जैसे दिखते थे। इन प्लेटफॉर्म के पीछे कुछ लोग जो स्टॉल के मालिक की तरह दिख रहे थे, क्रॉस लेग बैठे थे, जो एक आलसी वाइब दे रहे थे जो सामान्य व्यवसायी लोगों की तरह नहीं लग रहा था। बेशक वे नहीं थे। विशाल हॉल में ज्यादातर कीमियागर थे, जिनमें से कई उच्च श्रेणी के थे, जिनमें से कुछ 7वें स्तर के थे, जो दर्शाता है कि पिल टॉवर के मुख्यालय में व्यापार मेला क्षेत्र की गुणवत्ता वास्तव में अच्छी थी। कीमियागर विशाल हॉल में टहलते रहे, कभी कभी पत्थर के चबूतरे के सामने रुककर प्रदर्शित वस्तुओं की सावधानीपूर्वक जांच करते रहे। अगर उन्हें कोई दिलचस्प चीज मिलती, तो वे रुककर स्टॉल मालिक से बातचीत करते। जियो यीजियान और किंग लिन के आने से लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया। उन्होंने अलग अलग स्टॉल खंगाले, जिनमें से हर एक में कई अजीबोगरीब और अनोखी चीजें प्रदर्शित थीं। हालांकि उनके पेशे के कारण बिक्री के लिए ज्यादातर वस्तुएं कीमिया से संबंधित थीं, जैसे कि गोली बनाने की विधि, औषधीय कड़ाही और औषधीय जड़ी बूटियां।
पूरी तरह से खोज करने के बाद जियो यीजियान को कई उपयोगी औषधीय जड़ी बूटियां मिलीं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस तरह के व्यापार मेले वाले इलाके में सोने के सिक्कों का ज्यादा मूल्य नहीं होता। आखिर कौन सा कीमियागर मौजूद था जो पैसे खर्च करने वाला अमीर व्यक्ति नहीं था? सोने के सिक्के उनके लिए सिर्फ एक अर्थहीन संख्या थे। यहाँ सिर्फ सामान का आदान प्रदान होता था। सौभाग्य से जियाओ यीजियान और किंगलिंग के पास बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं थीं, जैसे याओयू और अन्य जैसे पकड़े गए जानवरों के भंडारण के छल्ले जो जियाओ मिंग ने उन्हें दिए थे, खुद के लिए ज्यादा कुछ लिए बिना। इसके अलावा उन्होंने कुछ अच्छी डू तकनीकें भी छोड़ी थी जिनका वे अभ्यास कर सकते थे। अपने स्वयं के संचय के साथ वे योग्य छोटी धनी महिलाओं के रूप में मानी जा सकती थीं। कुछ समय ब्राउज करने के बाद जियाओ यीजियान और किंगलिंग व्यापार मेला क्षेत्र छोड़ने वाले थे। जैसे ही वे जाने वाले थे और प्रवेश द्वार पर जियाओ मिंग का इंतजार कर रहे थे, जियाओ यीजियान ने उत्तरी कोने में एक जेड पत्थर का मंच देखा। मंच से एक हल्की ठंड निकली और फैल गई, जिससे तापमान काफी कम हो गया। जेड मंच पर जड़ी बूटियां, स्क्रॉल और यहाँ तक कि गोलियां भी बिखरी हुई थीं, जो सामान्य वस्तुओं की तरह नहीं दिख रही थीं। जेड मंच के चारों ओर बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे, जाहिर तौर पर ऊपर की चीजों में दिलचस्पी रखते थे। जेड मंच के पीछे एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी था जो मैला और आलसी दिख रहा था। मंच पर लेटा हुआ था और दर्शकों को अनदेखा कर रहा था, लापरवाही से अपने कान साफ कर रहा था। बूढ़े यान, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम बहुत कम ही बार दुकान लगाते हो और हर बार बहुत कम सफल सौदे होते हैं। क्या इसलिए नहीं कि तुम्हारा सामान बहुत महंगा है? मुझे ये स्नोबोन जिनसेंग कम कीमत पर बेचो। तुम इस बार यहाँ बेकार में नहीं आए हो, है न? वक्ता एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके सीने पर एक निम्न श्रेणी का 7वां स्तरीय बैज था। हाँ, तुम चाहते हो। तुम लोग सिर्फ देखने आते हो, खरीदने नहीं। तुम फिर भी शिकायत करते हो कि यह बहुत महंगा है। ये स्नोबोन जिनसेंग एक उच्च 7वां स्तरीय गोली के लायक है, और अगर तुम्हें लगता है कि यह बहुत महंगा है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। एक मध्यवर्ती 7वां स्तरीय गोली कैसी रहेगी? मैले कुचले बूढ़े आदमी ने अपनी छवि की परवाह किए बिना अपनी आंखें घुमाईं और जमीन पर थूक दिया। जियाओ यीजियान बूढ़े आदमी के रवैये से दंग रह गई। उसने उसकी छाती पर लगे बैज पर नजर डाली, जो एक 7वां स्तरीय बैज भी था, लेकिन उच्च श्रेणी का था। जाहिर है, वह एक उच्च श्रेणी का 7वीं श्रेणी का अल्केमिस्ट था। आहम, 7वीं श्रेणी का अल्केमिस्ट जो बोल रहा था, अपने शब्दों से थोड़ा शर्मिंदा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में स्नोबोन जिनसेंग चाहता था। उसने अपने दांत पीसते हुए एक जेड बोतल निकाली और उसे मैले कुचले बूढ़े आदमी को थमा दिया। यह एक मध्यवर्ती 7वीं श्रेणी की गोली है, क्या आप इसे मान सकते हैं? नहीं, मुझे ये गोली पसंद नहीं है। गोली लेने और ध्यान से उसकी जांच करने के बाद मैले कुचले बूढ़े आदमी ने उसे अल्केमिस्ट को लौटा दिया। अब वह आदमी अवाक रह गया। वह गाली देना चाहता था, लेकिन इस तरह की जगह पर बहस करना उचित नहीं था, इसलिए वह शर्मिंदा होकर ही जा सकता था। आदमी के जाने के बाद जियाओ यीजियान ने बर्फीले मंच पर एक जेड बॉक्स देखा, जिसके अंदर बर्फ सफेद जिनसेंग था जो हड्डी जैसा दिखता था, चुपचाप अंदर पड़ा हुआ था। क्या ये स्नोबोन जिनसेंग नहीं है जिसकी युवा मास्टर को जरूरत है? किंगलिन ने बर्फीले मंच पर जेड बॉक्स की ओर इशारा करते हुए आगे बढ़ते हुए पूछा। वह अपने युवा मास्टर के मामलों के बारे में अच्छी तरह से जानती थी और इस विशेष जड़ी बूटी की उनकी खोज के बारे में जानती थी। हाँ, ये वही जड़ी बूटी है जिसकी जियाओ मिंग तलाश कर रहा है। चलो यहाँ उसका इंतजार करते हैं। हम शायद उसके बिना इसे प्राप्त नहीं कर सकते। उसके पास कोई मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोलियां नहीं होने के कारण जियाओ यीजियान को पता था कि अगर उसने ऐसा किया भी तो उसे पिछले 7वें स्तरीय अल्केमिस्ट के समान ही भाग्य का सामना करना पड़ेगा जो जिनसेंग प्राप्त करने में विफल रहा। इसलिए उसने संपर्क न करके समझदारी दिखाए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का फैसला किया। आधे घंटे बाद जियाओ मिंग आराम से सड़क पर टहलता हुआ आया, जियाओ यीजियान और किंगलिन का ध्यान आकर्षित किया। जियाओ मिंग ने अपना बैज बदल दिया था और हालांकि उस पर अभी भी 7 सितारे थे, 7वें सितारे का रंग दूसरों से अलग नहीं था। ये स्पष्ट था कि उसने पिल टॉवर के अविश्वसनीय रूप से सख्त परीक्षण को पारित कर दिया था और एक उच्च श्रेणी का 7वीं स्तरीय अल्केमिस्ट बन गया था। ये काफी अविश्वसनीय था कि जियाओ मिंग ने पहले कभी एक भी उच्च 7वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत किए बिना पिल टॉवर के कठोर परीक्षण को पारित कर दिया था। यह एक ऐसी कहानी थी जिस पर अगर कोई बताए तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जैसे ही जियाओ मिंग व्यापार मेले के क्षेत्र में घूमता था, उसे देखने वाला हर कोई उनकी पुतलियां सदमे में सिकुड़ जाती हैं। क्या मैं कुछ देख रहा हूं? एक उच्च श्रेणी का 7वां स्तर का कीमियागर। 1 2 3 4 6 7 7 सितारे। तुम अंधे नहीं हो, वह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का 7वां स्तर का कीमियागर है। तारानकन हॉन्फना। जियो मिंग जहां से भी गुजरता वहां ठंडी हवा के झोंके की आवाज आती।
तथ्य यह है कि वह एक उच्च श्रेणी के 7वें स्तर के कीमियागर थे। उन्हें इतना आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं था ये देखते हुए कि यहाँ 8वें स्तर के कीमियागर भी देखे गए थे, बल्कि यह उनकी युवा उपस्थिति थी जिसने दर्शकों को चकित कर दिया। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह 20 साल का भी नहीं था। उन्होंने पहले कभी ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देखा था। ग्रे दाढ़ी वाले कुछ बूढ़े लोगों ने चुपके से अपने एक बार गर्वित बैच को ढक लिया, क्योंकि जियोमिंग की उपस्थिति ने उन्हें भारी झटका दिया। अपने आसपास की घूरने और फुसफुसाहट को अनदेखा करते हुए जियोमिंग ने जियो यीजियान और किंग लिन को देखा, और उनके पास जाते समय उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। तुम दोनों यहाँ इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें वह सब मिल गया है जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी? उसने पूछा। हमें वह सब कुछ मिल गया है जिसकी मुझे जहरीली औषधि बनाने के लिए ज़रूरत है। यह मुझे 6 सितारा डू पूर्वज तक खेती करने में मदद करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ओह, वैसे हमें वह स्नोबोन जिनसेंग मिल गया है जिसकी तुम तलाश कर रही थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहा है, जियाओ यीजियान ने समझाया। ओह, जियाओ मिंग ने स्नोबोन जिनसेंग की दिशा में उसके इशारे का अनुसरण किया। अध्याय 293 कोर सोल मैरो की खबर। ये वास्तव में स्नोबोन जिनसेंग है, जियो मिंग ने थोड़ा आश्चर्य से कहा, क्योंकि वह जियो यीजियान और किंग लिन को जेड प्लेटफॉर्म पर ले जा रहा था। जियो मिंग के आगमन ने स्वाभाविक रूप से मैले कुचले बूढ़े आदमी का ध्यान आकर्षित किया। जियो मिंग की छाती से लटके बैच को देखकर मैले कुचले बूढ़े आदमी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इतना छोटा हाई ग्रेड 7वीं स्तरीय अल्केमिस्ट, वास्तव में एक छोटा राक्षस। मुझे आश्चर्य है कि किस बूढ़े राक्षस ने उसे सिखाया, उसने खुद से सोचा। ये सोचते हुए मैले कुचले बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति पहले की तरह सहज नहीं थी। बेशक शायद अपने व्यक्तित्व के कारण उसने बहुत अधिक विनम्रता भी नहीं दिखाई। जियो मिंग उसके सामने स्टॉल पर चला गया और बर्फ सफ़ेद जिनसेंग को ध्यान से देखा। एक पल के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। जिनसेंग से निकलने वाली आभा को देखते हुए स्नोबोन जिनसेंग अच्छी गुणवत्ता का था और निम्न श्रेणी का उत्पाद नहीं था। देखने की जहमत मत उठाए, मेरे पास यहाँ कोई नकली सामान नहीं है। क्या आप कुछ खरीदना चाहते हैं? मैला कुचला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। शायद आपको ये स्नोबोन जिनसेंग चाहिए। ये सिर्फ एक उच्च 7वीं स्तरीय गोली के लिए आपका है। एक उच्च श्रेणी के 7वें स्तरीय कीमियागर के रूप में आपको इसे लेना चाहिए, है ना? इन शब्दों पर जियाओ मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक उच्च 7वीं स्तरीय गोली, कीमत वास्तव में बहुत ज़्यादा थी। अभी हाल ही में आप इसे दूसरों को एक मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली के लिए बेच रहे थे। ये सुनकर किंगलिन बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। वह अपने युवा स्वामी को ठगा हुआ नहीं देखना चाहती थी। तुम लड़कियों ने सुना है न? ठीक है, ठीक है, मैं इसे तुम्हें भी एक मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली के लिए बेच दूंगा। मैला कुचला बूढ़ा आदमी हंसा। उसकी अभिव्यक्ति स्वाभाविक थी, बिना किसी असहजता के। वह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही मोटी चमड़ी वाला व्यक्ति था। एक मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली, जियो मिंग ने भौहें सिकोड़ी। जबकि स्नोबोन जिनसेंग मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली की तुलना में थोड़ा कम मूल्यवान था, फिर भी वह इसे स्वीकार कर सकता था। समस्या ये थी कि उसके पास इस समय कोई मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली नहीं थी, जिसने उसे थोड़ी मुश्किल में डाल दिया। कुछ सोचने के बाद जियाओ मिंग ने कहा, एक मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली का आदान प्रदान वास्तव में किया जा सकता है, लेकिन क्या आप गोलियों के अलावा किसी और चीज़ का आदान प्रदान करते हैं? एक मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली का नुस्खा जिसका मैंने पहले अध्ययन नहीं किया है, वह भी काम करेगा, गंदे बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। आप मजाक कर रहे हैं, सीनियर। हालांकि स्नोबोन जिनसेंग दुर्लभ है, लेकिन एक मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली का नुस्खा अमूल्य है। इसे बदले में कौन आपको देगा? जियाओ मिंग ने बिना कुछ कहे कहा। जियाओ मिंग के पास लगभग 100 7वीं स्तरीय गोली के नुस्खे थे, जो बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें बिना सोचे समझे दे देगा। स्नोबोन जिनसेंग वास्तव में कीमती था, लेकिन फिर भी इसकी तुलना मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली के नुस्खे से नहीं की जा सकती थी, खासकर उस नुस्खे से जिसे दूसरे पक्ष ने पहले नहीं पढ़ा था। मैंने अभी बोलना समाप्त नहीं किया है। यदि आप मुझे एक मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली का नुस्खा देते हैं, तो मैं आपको एक और स्नोबोन जिनसेंग दूंगा, बूढ़े आदमी ने कहा। जियाओ मिंग अवाक रह गया। गोली बनाने की विधि कीमियागरों का सबसे बड़ा खजाना थी, और आम लोग आमतौर पर अपनी गोली बनाने की विधि सार्वजनिक नहीं करते। जियाओ मिंग की चुप्पी देखकर गंदे बूढ़े आदमी ने सोचा कि उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक जेड बॉक्स निकाला। जेड बॉक्स के अंदर वास्तव में एक और स्नोबोन जिनसेंग था, और यह जियाओ मिंग द्वारा पहले देखी गई एक से भी बेहतर दिख रहा था। चूंकि आप इसे चाहते हैं, इसलिए आपको उच्च 7वें स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने में रुचि होनी चाहिए। एक और स्नोबोन जिनसेंग के बारे में क्या ख्याल है? बूढ़े आदमी ने सुझाव दिया। 2 स्नोबोन जिनसेंग अभी भी एक मध्यवर्ती 7वें स्तर की गोली बनाने की विधि के बराबर नहीं थे, इसलिए जियाओ मिंग इस बात पर विचार कर रहा था कि विनिमय करना है या नहीं। तभी
जियाओमिंग ने अचानक सोचा कि चूंकि बूढ़े आदमी ने पिलटॉवर मुख्यालय में एक स्टॉल लगाया था और अपने आसपास के लोगों से परिचित लग रहा था, इसलिए वह लंबे समय से यहाँ रहा होगा और संभवतः पिलटॉवर के बारे में जानकार होगा। इसलिए जियाओमिंग ने उनसे 1000 साल पुरानी हरी आध्यात्मिक बेल और कोरसोल मैरो के बारे में समाचार पूछने का फैसला किया। बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए जियाओमिंग मुस्कुराया और कहा, आपको पता होना चाहिए कि 2 स्नोबोन जिनसेंग का मूल्य एक मध्यवर्ती 7वें स्तर की गोली जितना अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि पिलटॉवर में 1000 साल पुरानी हरी आध्यात्मिक बेल और कोरसोल मैरो है। अगर आप मुझे उनमें से किसी के बारे में जानकारी देते हैं तो हम सौदा कर लेंगे। यह बूढ़ा आदमी अपनी बात पर झिझका। उसे 1000 साल पुरानी हरी आध्यात्मिक बेल के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे कोरसोल मैरो के बारे में पता था। हालांकि उसके पास इसके बारे में अपने विचार थे। अगर उसने जियाओमिंग को बताया तो क्या उसका कोई और प्रतियोगी नहीं होगा? आखिरकार उसके सामने खड़ा युवक उससे कमज़ोर नहीं था। एक पल के विचार विमर्श के बाद बूढ़े आदमी ने आह भरी। इसे भूल जाओ, ये सिर्फ जानकारी है। अगर मैं उसे नहीं बताता तो वह किसी और से सुन सकता है। इसके अलावा मेरे कोरसोल मैरो प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। वे बूढ़े बूढ़े सभी इसके पीछे पड़े हैं। खुद से बुदबुदाते हुए गंदे बूढ़े आदमी ने जियाओमिंग को देखकर मुस्कुराया। युवक, तुम सही व्यक्ति के पास आए हो। मेरे पास कोरसोल मैरो के बारे में जानकारी है। मैं यहाँ लंबे समय से घूम रहा हूँ और मुझे अच्छी जानकारी है। अगर तुम किसी और से पूछोगे तो शायद उन्हें पता न हो। 2 महीने के समय में पिलटॉवर के भीतर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और केवल उच्च श्रेणी के 7वें स्तरीय कीमियागर या उससे ऊपर के लोग ही भाग ले सकते हैं। ओह, क्या तुम मुझे और बता सकते हो? जियाओमिंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे वास्तव में इसके बारे में पता नहीं था। इस तरह की प्रतियोगिता एक परंपरा है, बिल्कुल पिल गैदरिंग की तरह। ये हर कुछ वर्षों में आयोजित की जाती है, लेकिन छोटे पैमाने पर और बहुत अधिक सीमा के साथ, क्योंकि यह पिलटॉवर के 8 महान बुजुर्गों के लिए एक उम्मीदवार के चयन के लिए होती है। कीमियागरों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पिलटॉवर हर साल कुछ महत्वपूर्ण खजाने प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बार वे पुरस्कार के रूप में कोरसोल मैरो की पेशकश करेंगे। टीएस इस चीज़ के साथ आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और 8वीं श्रेणी का कीमियागर बनना बस समय की बात है। मेरे जानने वाले कई उच्च श्रेणी के 7वें श्रेणी के कीमियागर लुभाए जाते हैं। ये प्रतियोगिता बेहद कड़ी होने वाली है। जियाओमिंग ने समझदारी से सिर हिलाया। किसी बल के उच्च सोपान का बदलाव एक अपरिहार्य बात है और पिलटॉवर के लिए ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करना सामान्य बात थी। पिलटॉवर के 8 महान बुजुर्ग सभी 8वें स्तर के कीमियागर थे और उन्हें पिलटॉवर के सच्चे उच्च स्तरीय व्यक्ति माना जा सकता था। पिलटॉवर के लिए बड़ों को चुनने की प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार के रूप में कोरसोल मैरो की पेशकश करना भी सामान्य बात थी। जियाओमिंग को भी कोरसोल मैरो में बहुत दिलचस्पी थी। मैं इस प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकता हूँ? एक बुजुर्ग को चुनने की आवश्यकताएं इतनी सरल नहीं होनी चाहिए। हे, तुम सही हो। उच्च श्रेणी के 7वें स्तर के कीमियागर होने के अलावा लोगों को घुसपैठ करने से रोकने के लिए आपको 7 साल से अधिक समय तक पिलटॉवर द्वारा प्रमाणित होने की भी आवश्यकता है। तो मैं भाग नहीं ले सकता। जियाओमिंग ने आह भरी। उसे प्रमाणित हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए वह आवश्यकताओं को पूरा करने से बहुत दूर था। जियाओमिंग के हाव भाव देखकर गंदे बूढ़े आदमी को पता चल गया कि वह किस बात को लेकर चिंतित था। चिंता मत करो, अगर तुम्हें 7 साल से प्रमाणित नहीं किया गया है तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति को खोज सकते हो जो तुम्हारे लिए जमानत दे। हालांकि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए जमानत देगा उसके पास पर्याप्त प्रभाव होना चाहिए। शायद तुम 5 महान कुलों से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हो। 5 महान कुलों के लोगों का पिलटॉवर में एक लंबा इतिहास है और निश्चित रूप से तुम्हारे लिए जमानत देने की योग्यता रखते हैं। ओह, मैं समझ गया। ये सुनकर जियाओमिंग ने सिर हिलाया, बहुत राहत महसूस की। लेकिन कोरसोल मैरो भी 5 महान कुलों का लक्ष्य है। वे दूसरों को उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आसानी से जमानत कैसे दे सकते हैं? 5 महान कुलों में से एक, ये कुल हाल के वर्षों में गिरावट में है। मैंने आपको कोरसोल मैरो के बारे में जानकारी प्रदान की है। यहाँ आपके लिए 2 स्नोबोन जिनसेंग हैं। अब मुझे नुस्खा बताओ। अध्याय 294, प्रसिद्धि के पहले संकेत। घिनौने बूढ़े आदमी से स्नोबोन जिनसेंग लेते हुए जियाओमिंग ने अपना हाथ हिलाया और एक हल्के हरे रंग का स्क्रॉल दिखाई दिया, जिसे उसने बूढ़े आदमी की ओर फेंक दिया। बूढ़े आदमी ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। ये क्लियर बॉडी एंड सोल पिल की रेसिपी है। ये शरीर से अशुद्धियों को दूर कर सकती है, कुछ योग्यताओं को बेहतर बना सकती है और शिशुओं के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका मन और आत्मा पर एक निश्चित शांत प्रभाव भी पड़ता है। इसे एक अच्छी मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली माना जा सकता है, जियाओमिंग ने समझाया। अपनी आध्यात्मिक धारणा के साथ रेसिपी को स्कैन करने के बाद घिनौने बूढ़े आदमी ने पाया कि यह वास्तव में जियाओमिंग ने कहा था और उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ गई।
हा, आपके साथ व्यापार करना खुशी की बात है। आइए एक नज़र डालें और देखें कि क्या मेरे स्टॉल पर आपको कुछ और पसंद है। चलो अपना आदान प्रदान जारी रखें। ये सुनकर जियाओ मिंग ने एक आह भरी। अगर यह कुछ और ट्रेडों के लिए जारी रहा तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मध्यवर्ती 7वें स्तर की गोली की रेसिपी किसी तरह की गोभी नहीं थी। अगर उसने पहले से ही उस रेसिपी का अध्ययन नहीं किया होता तो वह उसे बाहर नहीं निकालता। हालांकि उसने ऐसा सोचा था, जियाओ मिंग ने फिर भी बूढ़े आदमी के स्टॉल के चारों ओर देखा, लेकिन अंततः निराशा के साथ अपनी नज़र हटा ली। उसे अपने लिए कुछ भी उपयोगी नहीं मिला था, जैसे कि तांबे की प्लेट का एक निश्चित टुकड़ा। ये देखकर कि जियाओ मिंग को अपनी वस्तुओं में से कुछ भी पसंद नहीं आया, मैला बूढ़ा आदमी थोड़ा निराश हुआ। छोटे भाई, अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आया तो इसे भूल जाओ। मैं यान तियान हूँ और अगर अगली बार कुछ अच्छा मिला तो मैं आपको पहले बता दूंगा। जियाओ मिंग मुस्कुराया और जानता था कि बूढ़ा आदमी दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने मना नहीं किया। धन्यवाद सीनियर, मेरा नाम जियाओ मिंग है। मैं कुछ समय के लिए पवित्र पिल सिटी में रहूंगा। यदि आपके पास कोई दिलचस्प प्राचीन वस्तुएं हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। गंदे बूढ़े आदमी की दुकान से निकलने के बाद जियाओ मिंग जियाओ यीजियान और किंगलिन के साथ व्यापार मेले के क्षेत्र में घूमता रहा और अंत में पिल टॉवर के पास एक सराय में जाकर रुका। पिल टॉवर के पास की सराय बहुत महंगी थी और केवल अमीर कीमियागर ही वहां रह सकते थे। जैसे ही वे बाहर निकले, जियाओ मिंग की छाती पर लगा बैज एक बार फिर काफी हलचल मचा गया। हालांकि इस बार उसने इसे चुपचाप उतारने का विकल्प नहीं चुना। उसे जल्द से जल्द सेंट्रल प्लेन्स में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने की जरूरत थी, ताकि लोग गोलियों को परिष्कृत करने और गोली शोधन में अपनी दक्षता में सुधार करने के लिए उसे ढूंढें। अन्यथा वह दुर्लभ औषधीय पदार्थों की खोज और गोलियों को परिष्कृत करने में खुद को थका देगा। उच्च लागत और कम दक्षता का तो जिक्र ही नहीं। जैसी कि उम्मीद थी, एक युवा उच्च श्रेणी के 7वें स्तर के कीमियागर की खबर पिल टॉवर के मुख्यालय से बाहरी दुनिया में तेजी से फैल गई, जिससे अनगिनत चर्चाएं हुईं। पहले तो कुछ लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि मौजूदा पिल टॉवर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इतनी मजबूत प्रतिभा रखता हो। जब तक बहुत से लोग पिल टॉवर में पुष्टि करने के लिए नहीं आए और अधिक से अधिक लोगों ने युवा उच्च श्रेणी के 7वें स्तर के कीमियागर को देखने का आत्मविश्वास से दावा किया, तब तक सभी को यह विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में मौजूद था। परिणामस्वरूप जियाओ मिंग के अस्तित्व ने बहुत रुचि जगाए। अल्पविराम। पिल टॉवर के 5 महान कुलों में से एक काओ कबीला। एक आलीशान कमरे में बीच में एक महंगी दिखने वाली गोल मेज रखी गई थी। एक सुंदर आकृति मेज के पास बैठी नौकरानी की रिपोर्ट सुन रही थी। नौकरानी की रिपोर्ट सुनने के बाद महिला के पतले होंठों के कोने पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उस पल उसके चेहरे के पतले और आकर्षक गाल मंत्रमुग्ध हो गए। जियाओ मिंग, पहला व्यक्ति जिसके बारे में मैंने कभी सुना है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं वास्तव में उससे मिलना चाहता हूँ। अल्पविराम। पिल टॉवर के एक उच्च मंजिल वाले कमरे में एक चर्चा चल रही थी। मैंने सुना है कि हमारे पिल टॉवर में एक नया प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरा है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वह पहले से ही उच्च श्रेणी का 7वीं श्रेणी का अल्केमिस्ट है, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। क्या हमने उसकी पृष्ठभूमि की जांच की है? इस युवक को हमारे पिल टॉवर में केवल 7 दिनों के लिए प्रमाणित किया गया है और उसका पहला प्रमाणन फॉग सिटी में हुआ था। वह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसी सुदूर जगह इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दे सकती है। हमें भविष्य में उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस छोटे दोस्त में वास्तव में एक विशालकाय बनने की क्षमता है। पिल टॉवर के 5 महान कुलों में से एक, ये कबीला। असेंबली हॉल। पहले एल्डर, हमारे कबीले का मूल्यांकन इस बार मानकों पर खरा नहीं उतरा। अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो कुछ सालों में हमारा कबीला 5 महान कुलों से बाहर हो सकता है। ये कैसे संभव है? अगर हम 5 महान कुलों से बाहर हो गए और पिल टॉवर की सुरक्षा खो दी तो हमारा ये कबीला खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि हम केवल बाहरी मदद ही ले सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट योग्यता वाले युवा लोगों को ढूंढना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि पवित्र पिल सिटी में एक बेहद प्रतिभाशाली युवा व्यक्ति है। शायद हम उसे पा सकें। पहले एल्डर, आपको क्या लगता है? ये संभव है। मैं उससे मिलने के लिए एक उदार उपहार लाऊंगा। मुझे नहीं पता कि वह सहमत होगा या नहीं। हमारे कबीले की खातिर भले ही मुझे अपना पुराना चेहरा त्यागना पड़े, मुझे कोशिश करनी होगी। एक सराय में एक गद्दी पर बैठे जियाओ मिंग को पता नहीं था कि बहुत से लोग उसके बारे में सोच रहे थे। इस समय वह औषधीय सामग्री इकट्ठा करने के लिए बाहर जा रहा था। वह खुद को प्रक्रिया से परिचित करने के लिए 7वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करना चाहता था। उसके शोधन का लक्ष्य सम्राट की स्ट्रीम पल्प गोली थी, एक गोली का फॉर्मूला जिसे उसने खुद बनाया था, जिसे परिष्कृत करना उसके लिए बहुत आसान था।
जैसे ही जियाओमिंग ने अंतिम घटक सम्राट की स्ट्रीम पल्प को पुनः प्राप्त किया, उसने अपने वस्त्र की आस्तीन में हल्की हलचल महसूस की। अचानक एक प्यारा सा सिर बाहर निकला। ये 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर था। जैसे ही ये दिखाई दिया, इसने अपना छोटा सिर हिलाया और इसकी बैंगनी सांप की पुतलियां सम्राट की स्ट्रीम पल्प वाली जेड बोतल को घूरने लगीं। जादुई जानवरों के लिए इस औषधीय पदार्थ का आकर्षण असाधारण था। जियाओमिंग के बाद के 3 महीनों में उसने छोटे सांप को कई चीजें खिलाईं, जिससे वह कई बार विकसित हुआ और उसका आध्यात्मिक ज्ञान तेजी से बढ़ा। अन्यथा ये बहुत पहले ही बोतल पर झपट पड़ा होता। फिर भी यह जियाओमिंग की ओर अपना छोटा सा सिर हिलाता रहा और अपनी बैंगनी आंखों में एक सुखद भाव के साथ फुफकारता रहा। इसका मतलब स्पष्ट था, ये सम्राट की स्ट्रीम पल्प चाहता था। ये वह पदार्थ है जिसका उपयोग मैं गोलियों को परिष्कृत करने के लिए करता हूँ, मैं इसे तुम्हें खाने के लिए नहीं दे सकता। जियाओमिंग ने सांप के सिर को छुआ। 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर जियाओमिंग की बातों को समझ गया और अपनी बैंगनी आंखों में एक दयनीय भाव दिखाया। जियाओमिंग पहले भी 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को साथ लाया था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह उसे वापस भेजने के लिए बहुत आलसी था, और इसके अलावा सांप प्यारा लग रहा था, इसलिए उसने उसे पालतू जानवर के रूप में रखने का फैसला किया। और ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस पालतू जानवर को पालना वास्तव में काफ़ी दिलचस्प था। अब 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को इस तरह देखकर जियाओमिंग नाराज़ नहीं हुआ। 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आध्यात्मिक बुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल के बच्चे जितनी थी, इसलिए उससे नाराज़ होने का कोई मतलब नहीं था। इसके बजाय उसने धीरे से उसके सिर को छुआ और कहा, मैं तुम्हें सम्राट की स्ट्रीम पल्प नहीं दे सकता। इसके बजाय मैं तुम्हें कुछ एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस क्यों न दूं। ये कहने के बाद जियाओमिंग ने एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस की आधी बोतल निकाली। 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर बस अपना सिर हिलाता हुआ घमंडी लग रहा था। ये देखकर जियाओमिंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर आह भरी और कहा, ये तुम्हारे लिए सस्ता है, मैं तुम्हें कोरफायर लोड सीड का एक टुकड़ा दे दूंगा। अध्याय 295 मेडुसा फिर से प्रकट होता है। जैसे ही जियोमिंग बोल रहा था, उसने अपनी उंगली को स्टोरेज रिंग पर हिलाया और तुरंत घने हरे प्रकाश में लिपटी कोई चीज़ उसकी हथेली में दिखाई दी। ध्यान से देखने पर यह एक छोटा कमल का बीज निकला। कोरफायर लोड सीड में बहुत बड़ी मात्रा में अग्निसार था और इसे ज्वाला आत्माओं के सार के रूप में जाना जाता था। जियोमिंग ने इसे ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के कमल मंच से प्राप्त किया। एक बनने में 100 साल लगे और उसके पास कुल 11 थे। हालांकि इसे सीधे निगलने से किसी की ताकत बढ़ सकती है, लेकिन जियोमिंग ने कभी भी उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यह बेकार होता। उसने कोरफायर लोड सीड्स को एक संग्रह के रूप में और कीमिया उद्देश्यों के लिए रखा। जैसे ही कमल का बीज दिखाई दिया, इसने 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर का ध्यान आकर्षित किया। वह जियाओमिंग के कंधे पर चला गया और अपनी दुम को थोड़ा हिलाया, फिर अपने ऊपरी शरीर को आगे की ओर झुकाया और जियाओमिंग के चेहरे पर अपना गाल रगड़ा, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे कोई पिल्ला अपने मालिक को खुश करने की कोशिश कर रहा हो। ये दृश्य देखकर जियाओमिंग ने अपनी उंगली हिलाई और कमल के बीज को 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के थोड़े खुले मुंह में सटीक रूप से फेंक दिया। जैसे ही कमल का बीज अंदर गया, 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर खुशी से घूम गया, फिर उसके शरीर से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। रोशनी चमकी और एक पल में गायब हो गई, लेकिन उस पल जियाओमिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसके कंधे पर बैठा 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर अचानक आकार में बढ़ गया और उसका शरीर अधिक कोमल और लचीला लगने लगा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसके दाहिने कंधे से कुछ फिसलकर उसके आलिंगन में समा गया, जो एक महिला के शरीर की तरह नर्म और कोमल लग रहा था। जियाओमिंग का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और देखा कि रानी मेडुसा का आकर्षक चेहरा उसकी ओर देख रहा था। उसकी चमकदार, आकर्षक आंखों में शर्म की झलक थी। मेडुसा की सुंदरता लुभावनी थी, उसका आकर्षक चेहरा एक अनूठा आकर्षण बिखेर रहा था। उस पल जियाओमिंग और रानी मेडुसा ने खुद को एक अंतरंग स्थिति में पाया, जहां उसने उसे राजकुमारी की तरह गोद में उठा रखा था। वह पूरी तरह से नग्न थी, उसकी चिकनी और आकर्षक त्वचा उसके शरीर से रगड़ खा रही थी, और माहौल में बिजली का तनाव था, जैसे किसी रोमांटिक मुठभेड़ की प्रस्तावना हो। हालांकि उसके नीचे नर्म और कोमल शरीर की अनुभूति भारी थी और उसे मौके पर ही लेने की एक आदिम इच्छा महसूस हुई। जियाओमिंग शांत रहा और कोई भी अत्यधिक हरकत नहीं की। शांत स्वर में उसने कहा, क्या तुम जाग रही हो? कृपया मुझसे दूर हो जाओ। ये सुनकर रानी मेडुसा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह सीधी खड़ी हो गई और जियाओमिंग की बाहों से निकल गई। इस प्रक्रिया में उसके मोटे और गोरे शरीर ने जियाओमिंग की आंखों को दावत दी। मेडुसा जियाओमिंग के सामने खड़ी थी, उसका उग्र शरीर पूरी तरह से उसके सामने खुला हुआ था। हालांकि जब उसने उसकी निगाह को महसूस किया तो उसके आकर्षक चेहरे पर एक हल्की लाली दिखाई दी। वह खुद को ढकने में असमर्थ थी क्योंकि उसने अपनी ताकत पूरी तरह से हासिल नहीं की थी और ऐसा करने के लिए आसपास कोई वस्तु नहीं थी।
इसलिए वह केवल असहाय होकर अपनी पीठ मोड़ सकती थी। सौभाग्य से जियाओ मिंग ने उसे शर्मिंदा नहीं किया। उसने उस पर एक सफ़ेद लबादा फेंका और कहा, इसे पहन लो, नग्न घूमना अच्छा विचार नहीं है। जियाओ मिंग के कपड़े पहनने के बाद मेडुसा का मूड काफ़ी हद तक शांत हो गया। कपड़ों पर किसी की खुशबू के साथ दवा की हल्की गंध को सूंघते हुए उसने आखिरकार एक आलसी और मोहक आवाज़ में बात की जो किसी आदमी की हड्डियों को प्रलोभन से सुन्न कर सकती है। तुम मेरे नग्न शरीर को देखने वाले पहले आदमी हो। ठीक है, मुझे इसके लिए खेद है। जियाओ मिंग ने पलकें झपकाईं और कंधे उचका दिए। सौभाग्य से उसने पहले से ही आदरणीय तियान हुओ की अंगूठी को दूसरे कमरे में फेंकने की आदत बना ली थी, वरना रानी मेडुसा को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। मेडुसा ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये कुछ ऐसा था जिस पर वह मौन सहमति जता चुकी थी और ज्यादा कुछ कहना सिर्फ इसे और भी अजीब बना देता। तुमने मेरे विकसित शरीर को एक पालतू जानवर की तरह रखा है। अब तुम मुझे कहाँ ले आए? मेडुसा ने पूछा। उसकी आत्मा हमेशा बेहोशी की हालत में नहीं रहती थी। कभी कभी 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर भी सो जाता था। मैंने इसे पालतू जानवर की तरह नहीं रखा, यह अपने आप ही हमारे पीछे आ गया। जियाओ मिंग को लगा कि उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए जिससे वह एक अपहरणकर्ता की तरह दिखाई दे। तो क्या मुझे आपको कॉल करने की ज़रूरत है, मास्टर? रानी मेडुसा की पतली आंखें एक सुंदर चाप में मुड़ी हुई थीं और अंतिम शब्द एक कामुक स्वर में थोड़ा लंबा खींचा गया था जिससे लोगों की कल्पनाएं जंगली हो गईं। जियाओ मिंग ने हंसते हुए कहा, आप चाहें तो मुझे ऐसा कह सकते हैं। उसके शब्दों ने मेडुसा को एक पल के लिए अवाक कर दिया जिससे माहौल शांत हो गया। ये सेंट्रल प्लेन्स में पिल टॉवर है। मुझे नहीं पता कि यह टाइगर रेगिस्तान से कितनी दूर है, लेकिन स्पेस वर्महोल के साथ भी वहां पहुंचने में 4 या 5 महीने लगेंगे। जियाओ मिंग ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। सेंट्रल प्लेन्स, इतनी दूर? ये सुनकर मेडुसा ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, खुद को असहाय महसूस किया। उस स्थिति में वह स्नैक पीपल जनजाति में वापस नहीं जा सकती थी। उसकी वर्तमान स्थिति भी उसे लंबी दूरी की यात्रा करने की अनुमति नहीं देती थी। क्या आप मेरी दोहरी आत्मा की समस्या को हल कर सकते हैं? उसने फिर पूछा। बहुत से उपाय हैं, लेकिन तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे लिए मुफ्त में कुछ भी करना मुश्किल है, जियाओ मिंग ने धीरे से उत्तर दिया। हालांकि मेडुसा की आकर्षक उपस्थिति और सुडौल आकृति आकर्षक थी, फिर भी वह 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा को पसंद करता था। आखिरकार उनके बीच पहले भी कुछ संघर्ष हुआ था। हालांकि उन्होंने एक नया पृष्ठ खोला था, फिर भी इसका कुछ प्रभाव था। लेकिन जी यान की खातिर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम अपने शरीर के भीतर 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा के लिए एक नया शरीर विकसित कर सकते हो। चूंकि तुम दोनों एक ही वंश साझा करते हो, जब तक तुम छोटी लड़की के साथ अच्छी तरह से संवाद करते हो, मुझे विश्वास है कि वह मना नहीं करेगी। इस तरह तुम अपने शरीर को आसानी से नियंत्रित कर सकते हो। अगर मेडुसा और 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा को लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये केवल समय की बात होगी कि वे एक हो जाएं। जियाओ मिंग को 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा से लगाव हो गया था और वह इस समय उसका पोषण कर रहा था। इसीलिए उसने ये तरीका निकाला जिससे 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की चेतना को संरक्षित किया जा सके। शरीर को सेते हो? क्या तुम सुझाव दे रहे हो कि मैं बच्चा पैदा करूं? ये कैसा बेतुका विचार है? रानी मेडुसा की भरी हुई छाती ने गुस्से से जियाओ मिंग को घूरते हुए कहा। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा नहीं है कि तुम ही बच्चे को जन्म दोगी। इसके अलावा ये सिर्फ एक विकल्प है। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो भूल जाओ। हम 10 या 8 साल बाद फिर इस बारे में बात कर सकते हैं। जियाओ मिंग ने शांति से जवाब दिया। मेडुसा अपनी आत्मा की समस्या को हल करने के लिए दूसरे कीमियागरों से मदद ले सकती थी, लेकिन हर कीमियागर ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा ये कीमियागर घमंडी होते थे और बहुत ज़्यादा फीस लेते थे। उनकी सेवाओं और सामग्री की कीमत को देखते हुए ये कुछ ऐसा था जिसे मेडुसा और स्नैक पीपल जनजाति वहन नहीं कर सकती थी। पर्याप्त मुआवजा दिए बिना वे कीमियागर स्नैक पीपल जनजाति की तरफ नज़र भी नहीं डालते। यह असंभव है। मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेडुसा ने अपना सिर जोर से हिलाते हुए कहा। अगर तुम इस पर विचार करने को तैयार नहीं हो तो ये तुम्हारे ऊपर है, जियाओ मिंग ने कहा, कुछ हद तक पछतावे के साथ। हल्की खर्राटे के साथ मेडुसा ने जियाओ मिंग को अनदेखा कर दिया और उसका शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर रेंगने लगा। अचानक उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ कपड़ा एक मोहक वक्र में सिकुड़ गया और तुरंत एक तेज रोशनी फूट पड़ी। उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ता गया जब तक कि वह एक छोटे से 7 रंग के सांप में तब्दील नहीं हो गई। अध्याय 296, 3 गोली जलाना। जैसे ही 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर दिखाई दिया, उसने अपनी पूंछ हिलाई और उस नीलम शेर जन्मसार की ओर दौड़ा जिसे जियाओ मिंग ने निकाला था। अचानक वह रुक गया और अपना सिर घुमाकर जियाओ मिंग के सुंदर चेहरे को देखने लगा, क्योंकि उसकी सांप की जीभ फुफकार रही थी।
तुम छोटे पेटू, क्या तुमने अभी कोरफायर लोड सीड नहीं खाया? तुम अभी भी नीलम शेर जन्मसार क्यों खाना चाहते हो? जियाओ मिंग ने अपने मुंह के कोने को खींचा। उसे ऐसा क्यों लगा कि हाल ही में 7 रंग के स्वर्ग निगलने वाले अजगर की भूख बढ़ गई है। छोटे सांप की आंखों में फिर से दयनीय भाव देखकर जियाओ मिंग ने आह भरी और सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मत खाओ। अगर तुम ऊर्जा से भर जाओगे तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। जियाओ मिंग को सिर हिलाते देख 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आंखों में खुशी के भाव दिखे और वह आगे की ओर झुका और सीधे अपनी सांप की जीभ को बोतल में डाल दिया और जल्दी से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जब बोतल में मौजूद नीलम शेर जन्मसार को 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर ने लगभग 1/3 मात्रा में खा लिया तो उसने अंततः अवशोषित करना बंद कर दिया और उसका सिर बोतल के छेद से बाहर निकल आया। उसकी पीली बैंगनी सांप की पुतलियां नशे की झलक के साथ चमक रही थीं। जब जियाओ मिंग ने छोटे सांप के हिलते हुए सिर को देखा तो उसने नीलम शेर जन्मसार को हटा दिया और धीरे से सांप के थोड़े गर्म शरीर को छुआ। मैंने तुमसे कहा था कि इतना मत खाओ, लेकिन तुम कभी नहीं सुनते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को जियाओ मिंग का स्पर्श अच्छा लगा और उसने अपनी दुम को उसकी कलाई के चारों ओर लपेटा और फिर उसकी आस्तीन में घुस गया और सो गया। 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर से कोई और व्यवधान न होने पर जियाओ मिंग ने आखिरकार गोली को औपचारिक रूप से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसने अपना हाथ लहराया और 10,000 जानवरों का कड़ाही दिखाई दिया जो हवा में स्थिर रूप से तैर रहा था। उसी समय एक शुद्ध सफ़ेद लौ दिखाई दी और उसे लापरवाही से कड़ाही में फेंक दिया गया। एक विचार के साथ औषधीय तत्व जमीन से ऊपर उड़ने लगे और अंत में हवा में तैरने लगे। एक बार फिर जियाओ मिंग ने औषधीय जड़ी बूटियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और जब उसे कोई समस्या नहीं मिली तो उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में सम्राट की धारा लुगदी गोली बनाने की विधि पानी की एक धारा की तरह बह रही थी, ये पुष्टि करते हुए कि शोधन प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण बिंदु सही थे। एक पल के बाद जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोलीं, एक गहरी सांस ली और अपनी उंगली के एक झटके से एक चमकीले रंग का तिरंगा कमल उसकी ओर खींचा चला आया। कमल पहले से ही पूरी तरह से खिल चुका था, लगभग एक कटोरे के आकार का, और हरे, लाल और पीले रंग की 3 रंग की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि कमल के ऊपर कई इंच की दूरी पर पतली हवा से एक छोटा, नाजुक 7 रंग का इंद्रधनुष दिखाई दिया जो चमकीला और शानदार ढंग से चमक रहा था। 7 रंग का कमल। जियाओ मिंग के दिमाग में इस जड़ी बूटी का नाम कौन था जो सम्राट की धारा लुगदी को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री में से एक थी। यह अत्यंत दुर्लभ था और इसके उपचारात्मक प्रभाव बहुत अच्छे थे। उसे यह हान फैंग की स्टोरेज रिंग में मिला था। अजीब फूल को देखते हुए जियाओ मिंग ने फिर से अपनी उंगली हिलाई और इसे औषधीय कड़ाही में फेंक दिया गया। एक पल में बर्फीली सफ़ेद लपटें उसके चारों ओर लिपट गईं और उसे अपनी चपेट में ले लिया। तड़तड़ाहट। जैसे ही 7 रंगों वाला कमल लपटों में लिपटा, उसमें से रंगीन क्यूई के फटने लगे, जिससे स्वर्गीय ज्वाला का भुनना कुछ समय के लिए रुक गया। जवाब में जियाओ मिंग ने अपनी हथेली को कस लिया और लौ का तापमान अचानक आसमान छू गया। ज्वाला के तापमान में नाटकीय वृद्धि के साथ 7 रंगों वाले कमल से निकलने वाली रंगीन क्यूई जल्दी से फीकी पड़ गई और अंततः पूरी तरह से नष्ट हो गई। रंगीन क्यूई की सुरक्षा के बिना 7 रंगों वाला कमल जल्दी से मुरझा गया और लगभग 10 मिनट के बाद आखिरकार फट गया और 3 रंगों वाले पाउडर में बदल गया। पाउडर के दिखने के बाद तुरंत आग वापस लेने के बजाय जियाओ मिंग ने पाउडर को बार बार गर्म किया और तब तक जलाया जब तक कि वह चमकदार और पारदर्शी न दिखने लगे। फिर उसे एक विचार आया और उसने 3 रंगों वाले पाउडर को आग की एक लौ में लपेटा और उसे दवा के बर्तन के एक कोने में लटका दिया। 7 रंगों वाले कमल को परिष्कृत करने के बाद जियाओ मिंग ने मुट्ठी भर लिंगजी निकाली। लिंगजी की शक्ल आम लिंगजी से अलग नहीं थी, लेकिन उसका रंग अलग था। यह ज्यादातर सुनहरे पीले रंग का था, सूरज के रंग जैसा। अपने छोटे आकार के बावजूद ये नाजुक था और इससे लगातार गर्मी निकल रही थी। गोल्डन यांग लिंगजी। इसमें हड्डी को परिष्कृत करने और क्यूई की खेती करने का प्रभाव है और यह किसी की खेती को भी बढ़ा सकता है। इसके औषधीय गुण सम्राट की धारा लुगदी के गुणों से असंगत नहीं हैं। यह ज्यादातर धरती के पिघले हुए कोर में उगाया जाता है। अगर यह सेंट्रल प्लेन्स में न होता तो इसे ढूंढना मुश्किल होता। जियाओ मिंग ने लिंगजी पर नजर डालते हुए और अपनी उंगली हिलाते हुए इसे औषधीय कड़ाही में फेंकते हुए कहा। जैसे जैसे जियाओ मिंग का शोधन समय तेज होता गया, निलंबित जड़ी बूटियां धीरे धीरे औषधीय कड़ाही में प्रवेश करने लगीं। इस बार वह अपनी कीमियागिरी में बेहद सतर्क था, क्योंकि सम्राट स्ट्रीम पल्प की मात्रा केवल 3 भागों तक सीमित थी। उसने समय बचाने का एक तरीका निकाला था, इसलिए उसे और भी सावधान रहना था। जियाओ मिंग की कीमियागिरी के दौरान कुछ लोग उसे खोजने आए, लेकिन उन सभी को जियाओ यीजियान ने रोक दिया। जब उन्हें पता चला कि वह गोलियां परिष्कृत कर रहा है तो उन्होंने वहां से जाने का फैसला नहीं किया। हालांकि पिलटॉवर में मूल्यांकन सख्त था, फिर भी वे देखना चाहते थे कि क्या जियाओ मिंग की कीमियागिरी के कौशल अफवाह के अनुसार अच्छे हैं।
जैसे जैसे जियाओमिंग ने गोलियां परिष्कृत करने के लिए अपना एकांत जारी रखा, समय उड़ गया। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। मंद रोशनी वाले स्थान में एक औषधीय कड़ाही हवा में तैर रही थी और अचानक ये हिंसक रूप से हिल गई, जिससे एक स्पष्ट और तीखी भिनभिनाहट की आवाज़ निकली जो पूरे कमरे में गूंज उठी। जैसे जैसे औषधीय ऊर्जा बढ़ती गई, जियाओमिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव फैल गया। औषधीय कड़ाही से भिनभिनाने की आवाज़ निकलने के बाद उसमें से ज्वालामुखी की तरह एक अत्यंत समृद्ध औषधीय ऊर्जा फूट पड़ी। धीरे धीरे कोई देख सकता था कि औषधीय ऊर्जा का स्रोत सफ़ेद लपटों में लिपटी एक गोल गोली थी। औषधीय ऊर्जा का उछाल और भी तीव्र होता गया, लगभग सीधे आसमान में जा रहा था। ऐसी समृद्ध औषधीय ऊर्जा से आकर्षित होकर आसमान में काले बादल जल्दी ही छा गए। गड़गड़ाहट। पिल टॉवर के बाहर संगमरमर के चौक पर अनगिनत आंखें तेजी से ऊपर की ओर मुड़ी और देखा कि किसी अज्ञात समय पर आसमान में एक काला बादल दिखाई दिया। अचानक आसमान में एक गहरी दबी हुई गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिसने उनके पैरों के नीचे की धरती को हिला दिया। सभी ने ऊपर देखा और एक काला बादल बनता हुआ देखा और उसके भीतर एक धीमी और अशुभ गड़गड़ाहट, जो एक गरजने वाले बादल के आसन प्रकट होने का संकेत दे रही थी। पिल लाइटनिंग। एक 7वीं स्तरीय गोली पैदा हुई है। पवित्र पिल सिटी के भीतर असाधारण दृष्टि वाले कई व्यक्ति थे जो एक नज़र में पिल लाइटनिंग के स्तर को पहचान सकते थे। एक मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली को पिल लाइटनिंग के इस स्तर का निर्माण करना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। यह उस ग्रेड की गोली से अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है, जैसे कि यह एक ही स्तर की कई पिल लाइटनिंग का संयोजन हो। जैसे ही उसने कहा, ऊपर के गरजने वाले बादल गड़गड़ाने लगे और हिंसक रूप से सिकुड़ने लगे। अचानक एक विशाल बिजली का बोल्ट एक उग्र अजगर की तरह फटा, आकाश को चीरता हुआ और जमीन की ओर एक बहरा कर देने वाली चटकने वाली ध्वनि पैदा करता हुआ। टस्क टस्क। ये बिजली शायद 6 सितारा डू पूर्वज के पूर्ण शक्ति हमले के समान शक्तिशाली है। मुझे नहीं पता कि दूसरा पक्ष इसका सामना कर सकता है या नहीं। मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिना तैयारी के दूसरे लोग गोलियों को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? अधिकांश लोगों को नहीं लगा कि दूसरे पक्ष के लिए पिल लाइटनिंग का सामना करना कोई समस्या थी। वास्तव में, जैसा कि उन्होंने सोचा था, एक तांबे के रंग की आकृति हवा में उड़ गई और पिल लाइटनिंग से टकरा गई। एक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ पिल लाइटनिंग गायब हो गई। गड़गड़ाहट। जैसे ही सभी ने सोचा कि परीक्षा समाप्त हो गई है, आकाश काले बादलों में लिपटा रहा और कुछ ही क्षणों में एक और बिजली गिरी। क्या हो रहा है? समान शक्ति वाली 2 पिल लाइटनिंग क्यों गिर रही हैं? मुझे कुछ पता नहीं है। ये पहली बार है जब मैंने ऐसी अजीब घटना देखी है। कुछ निम्न स्तरीय कीमियागर हैरान थे, लेकिन कुछ अनुभवी कीमियागर आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके। यह एक कड़ाही में 2 गोलियां हैं। धमाका। आसमान में एक और गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंजी। एक कड़ाही में 3 गोलियां। यह पागल कौन है? एक मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली। क्या उन्होंने वास्तव में एक कड़ाही में 3 गोलियां परिष्कृत की और वास्तव में सफल हुए? अध्याय 297। 5 सितारा डू पूर्वज। जब साधारण कीमियागर गोलियों को परिष्कृत करते थे तो वे एक बार में केवल एक गोली ही परिष्कृत कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि गोलियों को परिष्कृत करने में काफ़ी मात्रा में आत्मा शक्ति और बड़ी मात्रा में डुक्यूई की खपत होती थी। साधारण कीमियागर तब तक टिक नहीं पाते थे जब तक कि गोली नहीं बन जाती। साथ ही कई गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती थी और एक भी गलती गोलियों को नष्ट कर सकती थी। कई गोलियों के लिए नष्ट की गई जड़ी बूटियों का एक औषधीय कड़ाही एक गोली से कई गुना अधिक होगा। ये कुछ ऐसा था जिसे साधारण कीमियागर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जियाओमिंग ने ऐसा करने की हिम्मत की, कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे उसे पागल कहते थे। अगर ये तथ्य न होता कि सम्राट की स्ट्रीम पल्प पिल का फॉर्मूला जियाओमिंग ने खुद बनाया था, तो वह ऐसा पागलपन करने की हिम्मत नहीं करता। बहुत से लोग उस कीमियागर में दिलचस्पी लेने लगे जिसने 3 पिल लाइटनिंग को आकर्षित किया और चुपके से पवित्र पिल सिटी में उच्च स्तरीय कीमियागरों के नामों के बारे में सोचा। जियाओमिंग स्वाभाविक रूप से इन सबसे अनजान था। 3 पिल लाइटनिंग का विरोध करने के लिए मानव दानव कठपुतली का उपयोग करने के बाद 3 चमकदार किरणें अचानक 10,000 जानवरों के कड़ाही से बाहर निकलीं और आकाश की ओर बढ़ीं, 3 दिशाओं में विभाजित होकर दूर तक उड़ गईं। इतनी मेहनत करने के बाद जियाओमिंग उन्हें कैसे भागने दे सकता था? बिना किसी विशेष हरकत के उसकी आत्मा की शक्ति ने जल्दी से उन 3 गोलियों का पीछा किया जो दूर नहीं भागी थीं और उन्हें बहुत ताकत से पकड़ लिया। अगले ही पल तीनों गोलियां वापस उछलीं और उसके सामने तैरने लगीं। तीनों गोलियां अंगूठे के आकार की थीं, हल्के पीले रंग की, कांच जैसी बनावट वाली और एक चिकनी सतह जिस पर कभी कभी असामान्य 7 रंगों की चमक होती थी, जैसे कि कोई आध्यात्मिक ज्ञान हो जो बेहद रहस्यमय था। सम्राट की धारा पल्प गोली। खैर, इसे 7 रंगीन चमकदार सम्राट गोली कहना बेहतर है। मुझे हमेशा लगता है कि सम्राट की धारा पल्प गोली थोड़ी अजीब थी।
सात रंगीन चमकदार सम्राट गोली डुक्यूई साधना को बढ़ा सकती है, शरीर को परिष्कृत कर सकती है और जादुई जानवरों में रक्त रेखा विकास को बढ़ावा देने पर एक निश्चित प्रभाव डालती है। चलो एक लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रभाव मेरी अपेक्षाओं को पूरा करता है। खिड़की से उड़कर आए मानव दानव कठपुतली पर नजर डालते हुए और उसका आधा शरीर चांदी में बदल गया था। जियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया और उसे स्टोरेज रिंग में डाल दिया। फिर उसने 2 जेड बोतलें निकाली और उनमें सावधानी से 7 रंगीन चमकदार सम्राट की गोली डाल दी। गोलियों को स्टोरेज रिंग में डालने के बाद जियाओ मिंग ने अपना मुंह खोला और अपने सामने बची हुई 7 रंगीन चमकदार सम्राट की गोली निगल ली। गोली उसके मुंह में घुल गई और उसकी मेरिडियन से एक मजबूत औषधीय शक्ति बहने लगी। ... 2 दिन बाद जियाओ मिंग, जो ध्यान में बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसके भीतर से एक मजबूत आभा तूफान की तरह फूट पड़ी। उसकी आभा का विस्फोट केवल एक पल तक चला, इससे पहले कि जियाओ मिंग ने इसे जल्दी से अपने शरीर में वापस खींच लिया। हालांकि इस अचानक परिवर्तन ने सराय में मौजूद कई लोगों का ध्यान खींचा और उनकी निगाहें जियाओ मिंग के एकांत स्थान की ओर मुड़ गईं। यह आभा किसी पूर्वज विशेषज्ञ की होनी चाहिए। क्या यह उभरते सितारे जियाओ मिंग का निवास नहीं है? क्या ये हो सकता है कि वह पूर्वज हो? जियाओ मिंग का निवास कोई रहस्य नहीं था और यही कारण था कि कई ताकतें वहां अपना रास्ता खोज सकती थीं। हालांकि सराय में आमतौर पर बिक्री के लिए स्वतंत्र आंगन होते थे, जो अधिक महंगे लेकिन शांत होते थे। जियाओ मिंग, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, ने स्वाभाविक रूप से इस तरह के आंगन को चुना। इसलिए वहां बहुत से मूर्ख लोग नहीं थे जो जबरन अंदर घुस आए। जियाओ मिंग के पूर्वज होने में इतनी अजीब बात क्या है? वह एक उच्च श्रेणी का 7वीं श्रेणी का कीमियागर है। यह अजीब होगा अगर उसके पास कोई ताकत न हो, लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक है। मैंने सुना है कि वह अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है। उसे कीमिया में ऐसी उपलब्धियां हासिल हैं और उसकी डुक्यू साधना भी बहुत भयानक है। वह वास्तव में दूसरों को कोई सम्मान नहीं देता। इस प्रतिभा को सेंट्रल प्लेन्स में नंबर 1 कहा जा सकता है। सेंट्रल प्लेन्स में नंबर 1। बाहरी दुनिया उसके बारे में चाहे जो भी बात करे, अपनी आभा को वापस लेने के बाद जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली, धीरे से खड़ा हुआ और फिर लापरवाही से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अपने शरीर में मजबूत डुक्यूई को महसूस किया, जो कुछ दिनों पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था, और उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान दिखाई दी। 7 रंगीन चमकदार सम्राट गोली का प्रभाव मेरी अपेक्षा से भी अधिक मजबूत है। इसे निगलने के बाद मैं अपनी ताकत को 2 सितारों तक बढ़ाने में सक्षम था। मेरे शरीर को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान दानव जहर स्पॉट भी भंग हो गया था और दोनों ने मिलकर मुझे 5 सितारा पूर्वज तक पहुंचने की अनुमति दी। हालांकि एक नकारात्मक पहलू यह है कि 7 कलर्ड ग्लेज्ड एम्परा पिल लेने के बाद ये प्रतिरोध पैदा करेगा। मेरा शरीर बहुत मजबूत है और शरीर को परिष्कृत करने का प्रभाव पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सकता है। इसके अलावा 7 कलर्ड ग्लेज्ड एम्परा पिल की प्रकृति काफ़ी हिंसक है और यह एंसेस्टर दायरे से नीचे के मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। 7 रंगों वाली चमकदार सम्राट गोली लेने के बाद अपने शरीर में आए बदलावों का अनुभव करने के बाद जियाओ मिंग ने इसके प्रभावों का सारांश दिया। वह गोली के प्रभाव से बहुत संतुष्ट था, जो एक मध्यवर्ती 7वीं श्रेणी की गोली होने के योग्य थी। अपने कमरे को साफ करने के बाद जियाओ मिंग ने दरवाजा खोला। जियाओ मिंग के कमरे के बाहर एक मध्यम आकार का आंगन था। इस समय जियाओ यीजियान, किंग लिन और आदरणीय तियान हुओ सभी आंगन के केंद्र में बांस के मंडप में थे। वे अब जियाओ मिंग को देख रहे थे, जो अभी अभी कमरे से बाहर निकला था। किंग लिन ने उस पर अपना छोटा सा हाथ भी हिलाया। नीले पत्थर के रास्ते और सजे हुए फूलों के बिस्तरों के बीच से चलते हुए जियाओ मिंग स्वाभाविक रूप से बांस के मंडप में जियाओ यीजियान के बगल में बैठ गया। जियाओ मिंग, क्या तुम 5 सितारा पूर्वज तक पहुंच गए? आदरणीय तियान हुओ ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सबसे पहले बोले। जियाओ मिंग के व्यक्तित्व में आए बदलाव आभा काफ़ी स्पष्ट थी, लेकिन एंसेस्टर क्षेत्र में एक ही बार में कई तारों को भेदना उनके लिए समझना मुश्किल था। अपने एंसेस्टर क्षेत्र के दिनों में उन्हें अगले तारे तक पहुंचने में 3 से 5 साल लग जाते थे। ये केवल बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहना है, इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। जियाओ मिंग को आत्मसंतुष्ट महसूस नहीं हुआ। आखिरकार उसकी साधना बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहने से ही प्राप्त हुई थी। बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहना भी एक कौशल है। मेरे दिनों में मुझे उन पर भरोसा करने का अवसर भी नहीं मिला। आदरणीय तियान हुओ ने जियाओ मिंग के शब्दों पर आह भरी। हल्की हंसी के साथ जियाओ मिंग ने अपना सिर जियाओ यीजियान और किंग लिन की ओर देखने के लिए घुमाया। जियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ताकत 5 सितारा पूर्वज को भी तोड़ देगी। ये सुनकर जियाओ यीजियान ने अपना मुंह ढक लिया और जियाओ मिंग के लहजे की नकल करते हुए हंस पड़ी। ये सिर्फ बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है, गर्व करने की कोई बात नहीं है। जियाओ मिंग ने उसके जवाब पर हंसी उड़ाई।
वह जानता था कि जब उसने ये कहा तो उसका मतलब था कि उसने जहर पर भरोसा करके तोड़ दिया है। हालांकि उसे इस तरह से चिढ़ाने की हिम्मत। उसके करीब आते हुए जियाओ मिंग की गर्म सांस ने जियाओ ही जियान के कान को गुदगुदाया और उसने कुछ शब्द फुसफुसाए। तुरंत उसके गाल गहरे लाल रंग के हो गए क्योंकि उसने अचानक गर्मी महसूस की। उसके पैर, उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा था, ये जानते हुए कि उस रात बाद में क्या होने वाला था। इसके बाद जियाओ मिंग ने किंग लिन की ओर देखा। किंग लिन, तुम 9 सितारा डुकिंग तक पहुंच गए हो। तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? डुकिंग से डू सम्राट क्षेत्र तक की बाधा एक कठिन है। इसके लिए अभी भी कुछ समय चाहिए, युवा गुरु। अपनी निगाहों में ईर्ष्या के भाव के साथ दोनों के बीच अंतरंग आदान प्रदान को देखने के बाद किंग लिन ने कुछ हद तक निराश स्वर में उत्तर दिया। ओह, मुझे दक्षिणी क्षेत्र में होने वाले बपतिस्मा के बारे में पता चला है। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पिलटॉवर प्रतियोगिता में भाग लेना है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को कल तुम्हें वहां ले जाने के लिए कहूंगा। किंगलिन को उसकी व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं थी और न ही जियाओ यी जियान को। जियाओ यी जियान को बपतिस्मा का समय और स्थान बताने के बाद वे सभी अपनी बेकार की बातें फिर से शुरू कर देते हैं। जियाओ मिंग को जियाओ यी जियान से पता चला कि पिछले कुछ दिनों में बंद कमरे में उसकी साधना के दौरान कई लोग आए थे। मैंने उन लोगों को भेज दिया, लेकिन उन्हें फिर से दस्तक देनी चाहिए, उसने कहा। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। मैं समझ गया। अध्याय 298। ये कबीले के लोग दरवाजे पर आते हैं। जैसा कि जियाओ यी जियान ने भविष्यवाणी की थी, आधे घंटे बाद कोई दरवाज़ा खटखटाने आया। चमकदार हॉल में जियाओ मिंग मुख्य सीट पर बैठा था, अपने नीचे हरे रंग के लबादे में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति को उत्सुक भाव से देख रहा था। मैं ये जोंग हूँ, ये कबीले का पहला बुजुर्ग। नमस्ते मास्टर जियाओ मिंग, ये जोंग ने झुककर अपना परिचय दिया। तो ये बुजुर्ग ये जोंग है। पिलटॉवर के 5 महान कुलों की प्रतिष्ठा आपसे पहले है। कृपया बैठ जाएं, जियाओ मिंग ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। जैसे ही ये जोंग बैठा, उसने मन ही मन राहत की सांस ली। ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग अपने अहंकार और घमंड के लिए जाने जाते हैं और उसने खुद को दरवाजे पर वापस जाने के लिए भी तैयार कर लिया था। उसने जियाओ मिंग के इतने मिलनसार होने की उम्मीद नहीं की थी। मुझे आश्चर्य है, पिलटॉवर के 5 महान कुलों में से एक के रूप में ये कुल मेरे पास क्यों आया? यह मुझसे गोलियां परिष्कृत करने के लिए कहने से नहीं हो सकता, है न? जियाओ मिंग ने सीधे पूछा। हे मास्टर, जियाओ मिंग मजाक कर रहे हैं। मुझे आपसे चर्चा करने के लिए एक और मामला है, ये जोंग ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। कृपया आगे बढ़ें, जियाओ मिंग ने ये जोंग को जारी रखने के लिए इशारा करते हुए कहा। मास्टर जियाओ मिंग हमारे 5 महान कुलों के बारे में जानते हैं और मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि हमारे कुलों को पीढ़ियों से पारित किया गया है। हमारे कुलों के संस्थापक उस समय पिलटॉवर के सभी मुख्य सदस्य थे। शर्तों के अनुसार जब तक हमारे कुल भविष्य में कुछ आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, हम पिलटॉवर के एल्डर की सीट पर एक सीट पर कब्जा कर सकते हैं, ये जोंग ने समझाया। 5 महान कुलों का पिल क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव है और पिलटॉवर की प्रतिष्ठा के साथ हम इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। यहाँ तक कि आइस रिवर वैली और अन्य शक्तिशाली ताकतों को भी हमसे मिलने पर काफ़ी विनम्र होना पड़ता है। हालांकि मेरा ये कबीला अब इस स्थिति में नहीं रहेगा, ये जोंग ने उदास चेहरे के साथ कहा। ओह, तुम इस मामले के कारण मेरे पास आए हो? जियो मिंग ने जानबूझकर पूछा। हाँ, कभी कभी पिलटॉवर 5 महान कुलों का मूल्यांकन करता है। केवल वे ही जो मूल्यांकन में उत्तीर्ण होते हैं, वे एल्डर की सीट पर अपनी सीट बनाए रख सकते हैं। पिलटॉवर युवा पीढ़ी की खेती को महत्व देता है, इसलिए मूल्यांकन का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी है। हालांकि मेरे ये कबीले की युवा पीढ़ी कमजोर हो गई है और कम प्रतिस्पर्धी हो गई है। हम पिछले मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने में विफल रहे। अगली बार मैं चाहता हूँ। खांसी, मेरा मतलब है, मैं मास्टर जियाओ मिंग से मूल्यांकन में हमारी जगह लेने के लिए कहना चाहता हूँ। चिंता मत करो, इनाम तुम्हें संतुष्ट करेगा। मेरा ये कबीला कई सालों से 5 महान कुलों में से एक रहा है और उसने बहुत कुछ जमा किया है। हम तुम्हें 8वीं स्तरीय गोली की रेसिपी या कुछ और दे सकते हैं जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। ये जोंग की आवाज़ अंत की ओर तेज़ हो गई। ये स्पष्ट था कि उसे डर था कि जियाओ मिंग मना कर देगा, इसलिए उसने यह इनाम दिया। यह इनाम बहुत ज़्यादा माना जा सकता है क्योंकि जियाओ मिंग के पास 8वीं स्तरीय गोली की रेसिपी ज़्यादा नहीं थी। इनाम अच्छा लगता है। जियाओ मिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह धीरे से बोला। हालांकि तुम मूल्यांकन लेने के लिए दूसरे कीमियागर क्यों नहीं ढूंढते? इन शर्तों के साथ तुम्हें कई युवा कीमियागर मिल जाने चाहिए, है न? आह मास्टर जियाओ मिंग, तुम समझ नहीं रहे हो। इस तरह के मूल्यांकन में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता एक कीमियागर का होना है जो कम से कम 6ठे स्तर तक पहुंच गया हो, और इसे पास करने के लिए किसी को 7वें स्तर के कीमियागर के स्तर तक पहुंचना चाहिए। ऐसी ताकत वाले अधिकांश युवा कीमियागर कीमिया कबीलों द्वारा समर्थित होते हैं। वे कबीले ये कबीले को गिराकर हमारी जगह ले लेंगे।
वे हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? ये जोंग ने असहाय होकर आह भरी। जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा ही है एल्ड ये जोंग, मैं आपके अनुरोध से सहमत हूँ। सच में? ये जोंग बहुत खुश हुआ और तुरंत खड़ा हो गया, जियाओ मिंग के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता था। मास्टर जियाओ मिंग, रुको, मेरे पास 2 और अनुरोध हैं, जियाओ मिंग ने बीच में टोका। ये जोंग हैरान रह गया और फिर बोला, कृपया मुझे बताओ, मैं आपके अनुरोधों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। एल्ड ये जोंग, चिंता मत करो, मेरी विनती आपके ये कबीले के लिए मुश्किल नहीं है। पहली विनती यह है कि मैं 8 महान बुजुर्गों की उम्मीदवार प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं, जो कि 1 महीने से भी कम समय में आयोजित की जाएगी। मैं हाल ही में पिल टॉवर में शामिल हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि ये कबीले मेरे लिए जमानत दें। 8 महान बुजुर्गों की उम्मीदवार प्रतियोगिता, ये जोंग ने बड़बड़ाया। उसे इस प्रतियोगिता के बारे में पता था। इस बार कोर सोल मैरो का इनाम भी था। जहां तक उसे पता था, पिलटॉवर के अन्य 5 महान कबीले भाग लेने की योजना बना रहे थे। ये बूढ़ा आदमी इस शर्त से सहमत है, ये जोंग ने कहा। दूसरी शर्त के बारे में क्या? ये कबीले के शिखर के दौरान वे इतनी आसानी से गारंटी नहीं देते थे, लेकिन अब जब तक वे 5 महान कुलों में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं, गारंटी देना केवल एक छोटी सी बात थी। ये जोंग की सहमति सुनकर जियाओ मिंग की मुस्कान और चौड़ी हो गई। दूसरे मामले के लिए मुझे 1000 साल पुरानी हरी आध्यात्मिक बेल, रक्तसार दानव फल और स्नोबोन जिनसेंग, विशेष रूप से 1000 साल पुरानी हरी आध्यात्मिक बेल की आवश्यकता है। ये कबीले के कनेक्शन के साथ आपको उन्हें खोजने में सक्षम होना चाहिए, है ना? ये कुछ औषधीय सामग्री साधारण चीजें नहीं हैं। ये जोंग ने हल्की आह भरी और कहा, हालांकि पिलटॉवर में ये स्टॉक में होने चाहिए और मैं उन्हें आपके लिए प्राप्त कर सकता हूँ। उस स्थिति में मैं एल्ड ये जोंग को परेशान करूंगा। अगला मूल्यांकन मुझ पर है और इसे पास करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब मास्टर जियाओ मिंग कार्रवाई करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। ये जोंग हंसे और मजाक किया। जियाओ मिंग जैसे उच्च श्रेणी के 7वें स्तर के कीमियागर के लिए क्या उस तरह के मूल्यांकन को पास करना आसान नहीं होगा, बल्कि पहला स्थान केवल स्वाभाविक होगा। ये जोंग जल्दी से चला गया। चाहे वह प्रतियोगिता में जियाओ मिंग की भागीदारी की गारंटी हो या उन औषधीय जड़ी बूटियों की खोज करना हो, उसे काम करने के लिए पिल टॉवर के मुख्यालय में जाना था। ... ये जोंग के जाने के बाद अन्य लोग मिलने आए, उनमें से अधिकांश दोस्त बनाने आए, जबकि अन्य गोलियां मांगने आए। जो लोग दोस्त बनाने आए, जियाओ मिंग ने उन्हें कुछ शब्दों से टाल दिया। उसके पास अब बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। जिन लोगों ने गोलियों की मांग की थी, जियाओ मिंग ने उनसे कुछ देर तक बातचीत की, मुख्य रूप से पुरस्कारों और गोलियों को परिष्कृत करने में लगने वाले समय पर चर्चा की। शाम ढलने के साथ ही जियाओ मिंग आखिरकार अपने बेडरूम में चला गया, जहां उसने अपनी साथी के साथ एक लंबी, जोशीली रात बिताई, जिससे वह परमानंद की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अगले दिन एक पुनर्जीवित जियाओ ही जियान किंगलिन के साथ चली गई। जाने से पहले जियाओ मिंग ने उसे कोर लाइटनिंग बीट दिया, जिसका इस्तेमाल खतरे के समय में तुरुप के पत्ते के रूप में किया जा सकता था। इसके बाद के समय में जियाओ मिंग ने अपनी कीमिया कौशल को बेहतर बनाने के लिए गोलियों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरे शब्दों में कहें तो जियाओ मिंग पैसे जला रहा था, या यूं कहें कि औषधीय जड़ी बूटियां जला रहा था। कोई भी कीमियागर की प्रतिभा कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, व्यवहारिक अनुभव महत्वपूर्ण है। और कीमिया का अभ्यास करने के लिए स्वाभाविक रूप से औषधीय जड़ी बूटियों की प्रचुरता की आवश्यकता होती है। जियाओ मिंग के स्तर पर अभ्यास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियां भी साधारण नहीं थीं। एक शक्तिशाली बल के समर्थन के बिना इसे बनाए रखना मुश्किल होगा। ये भी एक कारण था कि एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद कीमियागरों के लिए सुधार करना मुश्किल था। सौभाग्य से कीमियागर बनने के बाद से जियाओ मिंग हमेशा अमीर रहा था और उसके पास औषधीय जड़ी बूटियों का एक समृद्ध संग्रह था। उसकी सेवाएं लेने वाले ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई औषधीय जड़ी बूटियों के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इस अवधि के दौरान पिल लाइटिंग अक्सर पिल टॉवर के पास इकट्ठा होते थे, और यह मानव दानव कठपुतली थी, जो धीरे धीरे एक चांदी के रंग की कठपुतली में बदल गई, जो उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। शुरुआत में कम ही लोग जानते थे कि कठपुतली का मालिक जियाओ मिंग था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ज्यादातर लोग समझ गए कि जब भी वे कठपुतली को देखते थे तो वह गोलियों को परिष्कृत कर रहा था। अध्याय 299। प्रतियोगिता शुरू होती है। समय उड़ गया और पलक झपकते ही प्रतियोगिता का दिन आ गया। ये जोंग उत्सुकता से उस हॉल में प्रतीक्षा कर रहा था, जहां वह पहले जियाओ मिंग से मिला था, कभी कभी घबराहट के भाव से बाहर की ओर देखता था। थोड़ी देर बाद सफ़ेद कपड़े पहने एक युवक प्रवेश द्वार से अंदर आया। उसका चेहरा सुंदर था और उसके मुंह के कोनों से एक सौम्य मुस्कान लटक रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों तक गिर रहे थे, जो उसके रूप में लालित्य का स्पर्श जोड़ रहे थे। ये निश्चित रूप से जियाओ मिंग था।
जियाओ मिंग को देखकर ये जोंग के चेहरे पर घबराहट गायब हो गई और उसकी जगह एक चमकदार मुस्कान आ गई। मास्टर जियाओ मिंग, आप आखिरकार यहाँ हैं। क्षमा करें, मैं कीमिया में व्यस्त था और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में कुछ समय लगा। मुझे आशा है कि मैंने आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करवाया, जियाओ मिंग ने क्षमा याचना करते हुए उत्तर दिया। कोई बात नहीं, अपनी ऊर्जा को बहाल करना सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक है। आज प्रतियोगिता का दिन है, चलो चलते हैं। रास्ते में हमें कुछ बातों पर चर्चा करनी है, ये जोंग ने जवाब दिया। प्रतियोगिता में जियाओ मिंग की भागीदारी के लिए गांटक के रूप में ये कबीले से किसी को मौजूद होना था। ठीक है, तो मैं ये जोंग को रास्ता दिखाने के लिए परेशान करूंगा। सड़क पर चलते हुए जियाओ मिंग और ये जोंग ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से जियाओ मिंग, जो युवा था और उसके सीने पर पहले से ही उच्च श्रेणी का 7वीं श्रेणी का कीमियागर बैज था, जिससे कई लोग उसकी पहचान के बारे में अटकलें लगा रहे थे। कई महिलाएं जियाओ मिंग की तराशी हुई विशेषताओं और आकर्षक रूप रंग को देखकर प्रशंसा भरी नज़रों से खुद को रोक नहीं पाईं और अपनी आंखों से चुपके से इश्कबाजी भरे संदेश भेजती रहीं। फिर भी उनकी निराशा के लिए जियाओ मिंग उनके ध्यान से बेपरवाह, अलग थलग रहा। ये जानते हुए भी कि वह आसानी से एक इशारे से आनंद में लिप्त हो सकता है, उसने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनके आसपास से ध्यान आकर्षित होते देख ये जोंग हल्के से मुस्कुराया और जियाओ मिंग के शांत भाव पर एक नज़र डाली। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि जियाओ मिंग प्रतिभा और स्वभाव दोनों में सबसे असाधारण व्यक्ति था जिसका सामना उसने कभी किया था। जियाओ मिंग की शांत रवैया बनाए रखने की क्षमता वास्तव में सराहनीय थी। चुपचाप उसकी प्रशंसा करने के बाद ये जोंग बोला, हमें 1000 साल पुरानी हरी आध्यात्मिक बेल, रक्तसार दानव फल और बर्फ की हड्डी जिनसेंग मिल गई है, जिसे खोजने का काम आपने हमें सौंपा था और हमने उन्हें पहले ही पिल टॉवर में आपके लिए बदल दिया है। वे इस लाल भंडारण रिंग में हैं। उसने बोलते हुए जियाओ मिंग को एक गहरे लाल रंग की भंडारण रिंग दी। जियाओ मिंग ने अंगूठी स्वीकार कर ली और उसमें अपनी आत्मा की शक्ति डाल दी। अंदर की जड़ी बूटियों को देखते हुए उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। जड़ी बूटियां वास्तव में वही थीं जिनकी उसे ज़रूरत थी और उनमें से सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 थीं। ये जड़ी बूटियां सस्ती नहीं थीं और गिरते हुए ये कबीले को पिल टॉवर से उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा होगा। जियाओ मिंग की संतुष्टि देखकर ये जोंग की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। जियाओ मिंग के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए उसने जो भी प्रयास और संपर्क किए थे वे सार्थक थे। मास्टर जियाओ मिंग ने जिन जड़ी बूटियों का अनुरोध किया था, उनके अलावा अगली बार जब ये कबीले को आपकी सहायता की आवश्यकता होगी तो हमारी मदद करने के लिए एक इनाम भी है, ये जोंग ने कहा। जियाओ मिंग ने स्टोरेज रिंग को दूर रखा और थोड़ा सिर हिलाया। उसने अंदर इनाम देखा था, जो कि 8वीं श्रेणी की 3 गोली की रेसिपी थी। ये कबीले ने इनके लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकाई थी और ऐसा करने की उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से उसका पक्ष जीतने के लिए थी। जियाओ मिंग ने भी मना नहीं किया, आखिरकार उसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा था, है न? 8 महान बुजुर्गों के उम्मीदवार के चयन के लिए स्थान पवित्र गोली शहर के आंतरिक क्षेत्र में एक समर्पित हॉल में स्थित था। यह इतिहास में बुजुर्गों के चयन के लिए विशेष स्थान था, जिसे पिल टॉवर द्वारा स्थापित किया गया था, जो दर्शाता है कि पिल टॉवर इन 8 महान बुजुर्गों को कितना महत्व देता है। ये प्रतियोगिता गुप्त रूप से आयोजित नहीं की गई थी, बल्कि यह अर्ध सार्वजनिक प्रकृति की थी। प्रतियोगिता शुरू होने पर पिल क्षेत्र के भीतर कुछ योग्य बल इस स्थान पर पहुंच जाते थे। 8 महान बुजुर्गों को पिल टॉवर के सच्चे उच्च स्तरीय व्यक्ति कहा जा सकता है। जब तक कोई उनसे जुड़ा रहता है, तब तक लाभ निश्चित रूप से कम नहीं होते। भले ही कोई रिश्ता न बना पाए, लेकिन उच्च स्तरीय कीमियागर की गोली शोधन की प्रक्रिया अक्सर नहीं देखी जाती थी। ये प्रतियोगिता मुख्य रूप से उच्च श्रेणी के 7वें स्तर के कीमियागरों से बनी थी, जो युवा पीढ़ी के लिए अनुभव प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर भी था। जब जियाओ मिंग ये जोंग के पीछे प्रतियोगिता हॉल में गया, जो एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और बेहद शानदार दिख रहा था, तो उसने पाया कि वहां पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे। यहाँ काफ़ी लोग हैं। जियाओ मिंग ने भीड़ को देखा और सिम्युलेटर के प्रति थोड़ा अवाक महसूस किया। सिद्धांत रूप में ये प्रतियोगिता कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन सिम्युलेटर में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। इसका उल्लेख किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी, जियाओ मिंग इसे सीधे अनदेखा कर सकता था। ये भी संभव था कि सिम्युलेटर में पवित्र गोली शहर में आने के बाद जियाओ मिंग को गोलियों को परिष्कृत करने की लत लग गई और उसने कोर सोलमेरो के बारे में खबर नहीं सुनी, इसलिए उसने भाग नहीं लिया और परिणामस्वरूप इसका उल्लेख नहीं किया गया। या शायद सिम्युलेटर ने इसका उल्लेख ही नहीं किया। सौभाग्य से सिम्युलेटर कभी कभी विश्वसनीय होता था और कभी कभी नहीं, और जियाओ मिंग को पहले से ही इसकी आदत हो गई थी, इसलिए उसने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। यहाँ लोगों की संख्या से मूर्ख मत बनो। वास्तव में ये लोग केवल अन्य स्थानों से मज़ा देखने के लिए यहाँ हैं। असली प्रतिभागी अंदर हैं और 30 लोगों से अधिक नहीं होंगे, ये जोंग ने हॉल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए कहा।
जियाओ मिंग उसके पीछे 2 कदम पीछे चला गया। चूंकि ये जोंग पहले चला इसलिए वे 2 कदम दूर थे। अचानक ये जोंग और जियाओ मिंग जो भीड़ से बाहर चले गए, स्वाभाविक रूप से जल्दी से आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही भीड़ की निगाहें उनकी ओर चली गईं। जब उन्होंने ये जोंग की छाती पर कबीले का प्रतीक देखा तो हॉल के बाहर फुसफुसाहट शुरू हो गई। जल्दी करो, देखो, ये कबीले का कोई व्यक्ति है। हे, ये कबीले का पतन साल दर साल होता जा रहा है और 5 महान कुलों से बाहर होने की प्रवृत्ति है। क्या वे अपने परिवार की स्थिति को बनाए रखने के लिए 8 महान बुजुर्गों के पद के लिए भी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? ये बहुत ही इच्छाधारी सोच है। हाँ, उस समय ये कबीला बहुत प्रतिष्ठित था। 5 महान कुलों में से केवल डैन कबीला ही उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था। अगर यह उस समय का ये कबीला होता तो यह संभव हो सकता था, लेकिन अब ये संदिग्ध है। वह बूढ़ा आदमी ये जोंग है, ये कबीले का पहला एल्डर। हालांकि वह एक उच्च श्रेणी का 7वां स्तर का कीमियागर भी है, लेकिन उसके लिए 8 महान बुजुर्गों के उम्मीदवार पद के लिए सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। इसके अलावा वह युवा नहीं है, इसलिए 8वां स्तर का कीमियागर बनने का मौका बहुत अच्छा नहीं है। अगर वह जीत भी जाता है तो भी वह 8 महान बुजुर्गों में से एक नहीं बन पाएगा। भाग्य मौसम की तरह बदलता है। अपने आसपास की फुसफुसाहटों को सुनकर ये जोंग की आंखों में भी कड़वाहट का भाव दिखाई दिया। ये कबीले का पतन निस्संदेह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। उसने ये कबीले के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए थे। हालांकि सौभाग्य से उसने अब जियाओ मिंग के साथ संबंध स्थापित कर लिए थे। जियाओ मिंग की ताकत से ये परिवार का संकट आसानी से हल हो सकता था। ये सोचकर ये जोंग का मूड बहुत बेहतर हो गया। कई लोगों की निगाहों के नीचे ये जोंग और जियाओ मिंग आसानी से हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। प्रवेश द्वार पर भारी पहरेदार ये जोंग की छाती पर ये कबीले के प्रतीक को शांति से देख रहे थे। वे प्रवेश द्वार पर मौजूद लोगों से अलग थे। वे जानते थे कि इस बार 8 महान बुजुर्गों के चयन में ये कबीले ने भाग नहीं लिया था। इसके बजाय ये कबीले ने एक अन्य कीमियागर के लिए गांटर के रूप में काम कर रहा था, जो स्वाभाविक रूप से जियाओ मिंग था। जियाओ मिंग की छाती पर बैज और उसके युवा चेहरे पर नजर डालने पर गार्ड ने तुरंत उसे पहचान लिया। आखिरकार पिल टॉवर में केवल एक युवा उच्च श्रेणी का 7वां स्तर का कीमियागर था जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। गार्ड ने परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की और बस अपने हाथ हिलाए और एक तरफ हट गए और ग्रेट हॉल के अंदर की ओर चिल्लाए, जियाओ मिंग आ गया है। वास्तव में जब भीड़ पहले ये जोंग के बारे में कानाफूसी कर रही थी तो उनमें से कई ने जियाओ मिंग को भी देखा था और उसकी पहचान के बारे में अपने अपने अनुमान लगाए थे। लेकिन जब गार्ड ने उसका नाम घोषित किया तो तुरंत सनसनी फैल गई। ये वास्तव में वही है। इतना युवा उच्च श्रेणी का 7वां स्तर का कीमियागर केवल जियाओ मिंग ही इस बिल में फिट बैठता है। जैसा कि उम्मीद थी, जियाओ मिंग उतना ही असाधारण है जितना कि अफवाहें कहती हैं। अध्याय 300 काओ कबीले की चुड़ैल। हॉल में प्रवेश करने पर हल्की रोशनी नीचे गिरती है और जब रोशनी उसके शरीर पर चमकती है तो वह विभिन्न अर्थों वाली विभिन्न निगाहों से अवगत हो जाता है जो उसकी ओर डाली जा रही हैं। अपनी नज़र को हल्के से ऊपर उठाते हुए उसने हॉल को स्कैन किया और हॉल के चारों ओर सीटों पर बैठे कई आकृतियों को देखा। उनमें से अधिकांश की आभा कमजोर नहीं थी, जाहिर तौर पर कुछ शक्तिशाली ताकतों या कुलों से आ रही थी। जहां तक ये जोंग का सवाल है, उसने हर तरफ से विभिन्न निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। इस बार वह सिर्फ एक दर्शक था। मैंने इस बार प्रतिभागियों के बारे में पूछताछ की है। वे 30 लोगों से अधिक नहीं होंगे, लेकिन वे उच्च श्रेणी के 7वें स्तरीय कीमियागरों का सबसे मजबूत समूह हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जो 7वें स्तर के शिखर पर हैं। ये जोंग ने कहा। 8वें स्तरीय कीमियागरों का आत्मा क्षेत्र पहले ही आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, इसलिए वे इस चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। पूरे महाद्वीप पर कीमियागरों की सबसे भव्य सभा पिल गैदरिंग में भी केवल कुछ 8वीं श्रेणी के कीमियागर थे। वास्तव में 7वीं श्रेणी के कीमियागर पहले से ही बहुत दुर्लभ थे। अगर इस बार कोर सोलमेरो का काफ़ी आकर्षण न होता तो शायद यहाँ इतने सारे उच्च श्रेणी के 7वीं श्रेणी के कीमियागर नहीं आते। हमारे ये कबीले को छोड़कर अन्य 4 महान कुलों ने भाग लेने के लिए लोगों को भेजा है। आगे अन्य 4 महान कुलों की सीटें हैं, डैन, काओ, बाई, कियू। ये जोंग ने फुसफुसाते हुए कहा और उसने जियाओ मिंग को एक सीट की ओर ले गया। ये सुनकर जियाओ मिंग की निगाहें हॉल के सामने 4 सीटों पर चली गईं, जिनमें से प्रत्येक में एक बूढ़ा आदमी और कई युवा लोग थे। उनमें से सबसे अधिक आकर्षक एक सुंदर युवा लड़की थी। युवा लड़की के पास एक आकर्षक आकृति थी जो उसके सुडौल शरीर से और भी अधिक आकर्षक थी, जिसे सफ़ेद लहजे वाली लाल पोशाक से सजाया गया था। उसके कंधे आकर्षक ढंग से खुले हुए थे और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी। उसके लंबे लाल बाल उसकी पीठ पर लहरों की तरह लहरा रहे थे, जिसके भीतर एक सुनहरा आभूषण था जो उसके रूप में राजसीपन का भाव जोड़ रहा था। उसकी संकीर्ण और थोड़ी सुस्त आंखें लाल रंग की एक मंत्रमुग्ध करने वाली छाया थीं, जो किसी की आत्मा को भेदती हुई प्रतीत होती थीं।
उसके ठंडे और अभिमानी व्यवहार के बावजूद उसकी मोहक और आकर्षक आभा का विरोध करना मुश्किल था। हॉल में कई युवा लोग उसके आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर चुपके से नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाए। वह लड़की काओ यंग है। वह शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ पैदा हुई थी। जब वह पैदा हुई तो उसने एक चौंकाने वाली आत्मा शक्ति दिखाई जिसने अपनी मां को लगभग मार डाला। 5 महान कुलों में उसकी प्रतिभा सबसे उत्कृष्ट है। 7 साल की उम्र में वह आधिकारिक तौर पर एक कीमियागर बन गई। 3 साल पहले 15 साल की उम्र में उसे पिलटॉवर द्वारा चुना गया और वह एक मुख्य शिष्य बन गई। तर्क के अनुसार उसे पिलटॉवर में एकांत में रहना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह यहाँ क्यों दिखाई दी, ये जोंग ने अंत में कुछ संदेह के साथ कहा। शायद जियाओमिंग की नज़र को भांपते हुए काओ यंग ने अपना सिर घुमाया। जब उसने जियाओमिंग की छाती पर बैज देखा तो उसके पतले होंठों के कोने पर धीरे धीरे एक हल्का चाप दिखाई दिया। उस पल जब चाप उठाया गया तो पतले और आकर्षक गाल एक आकर्षक आभा से भर गए। काओ यंग की आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में मजबूत है। जियाओमिंग ने काओ यंग की ओर शांति से सिर हिलाया, फिर बोला, हे, चाहे काओ यंग कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपकी तुलना नहीं कर सकती जियाओमिंग, ये जोंग ने भावुक होकर कहा। फिर जियाओमिंग से अन्य लोगों का परिचय कराना शुरू किया। हालांकि उन्होंने केवल कीमियागरों की पुरानी पीढ़ी का परिचय दिया जो जियाओमिंग के विरोधी थे। उन्होंने किसी भी युवा कीमियागर का परिचय नहीं कराया क्योंकि केवल जियाओमिंग ही योग्य थे युवा पीढ़ी के कीमियागरों के बीच इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। ये जोंग और जियाओमिंग दूसरे लोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जबकि कई अन्य लोग जियाओमिंग के बारे में भी बात कर रहे थे। जियाओमिंग चैंपियनशिप के शीर्ष दावेदारों में से एक था और एक कड़ाही से 3 गोलियां परिष्कृत करने का उसका पिछला कारनामा प्रसिद्ध था। इस प्रतियोगिता की तैयारी में जियाओमिंग ने एकांत में अपनी गोली शोधन कौशल का अभ्यास किया होगा और बहुत सुधार किया होगा। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वह पहले से ही 7वें दर्जे का शीर्ष कीमियागर हो सकता है। इस बारे में सोचते हुए कई बूढ़े लोग बेहद उदास महसूस करते थे। दूसरों से अपनी तुलना करना वास्तव में एक निराशाजनक बात थी। युवा लोगों के चेहरे पर जियाओमिंग को देखते हुए अलग अलग भाव थे, कुछ प्रशंसा के साथ और कुछ ईर्ष्या के साथ। दूसरी ओर काओ यंग उससे बहुत संतुष्ट थी। उसने जो दबाव डाला उसे महसूस करते हुए, जिसने साबित किया कि उसकी आत्मा की शक्ति उससे अधिक मजबूत थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल उन पुरुषों में रुचि रखता था जो कीमिया के क्षेत्र में उससे अधिक मजबूत थे, उसने खुद को उससे प्रभावित पाया। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वह पहले से ही प्यार में पड़ गई थी। ये सिर्फ इतना था कि वह वर्षों में मिलने वाला पहला युवक था जो कीमिया में उससे अधिक मजबूत था। यही वजह थी कि वह उससे मिलने और उसे प्रतिस्पर्धा करते देखने के लिए इतनी दूर यात्रा कर आई थी। मुख्य हॉल में हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था क्योंकि अगले 10 मिनट में और लोग आने लगे थे। जैसे जैसे समय करीब आता गया, मुख्य हॉल के भीतर की जमीन हिलने लगी, जिससे बड़े करीने से व्यवस्थित सीटें हिलने लगी जैसे कि फर्श हिल रहा हो। उसी समय मुख्य हॉल के ऊपर की छत धीरे धीरे पीछे हट गई और पलक झपकते ही हॉल के केंद्र में एक बहुत बड़ा खुला हवा वाला चौक दिखाई दिया। जैसे ही चौक दिखाई दिया, सफ़ेद बालों वाला एक ऊर्जावान बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर चला गया। वह चौक के बीच में रुका, धीरे धीरे मैदान पर नज़र घुमाए और मुस्कुराते हुए बोला, समय आ गया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं इस चयन का प्रभारी रहूँगा। क्या किसी को कोई आपत्ति है? काओ यंग ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के सवाल का जवाब दिया और हंसा। हे एल्डर क्यूब पिलटॉवर में आपकी स्थिति और पद के साथ कौन आपसे सवाल करने की हिम्मत करेगा? उसकी स्थिति के कारण वहां मौजूद कई लोगों को लगा कि वह उनसे बहुत ऊपर है। केवल काओ यंग, जिसे पिलटॉवर के मुख्य शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, उससे अधिक परिचित था। इस बूढ़े व्यक्ति का नाम क्यूलिंग है। वह पिलटॉवर का पहला एल्डर है और टॉवर के भीतर उसका अधिकार 3 प्रमुखों के बाद दूसरे स्थान पर है। ये जोंग ने जियाओमिंग के कान में फुसफुसाया। जियाओमिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। जब सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ तो उसने अपनी आत्मा की गहराई से एक सूक्ष्म दबाव महसूस किया। ये दबाव निस्संदेह 8वें दर्जे के कीमियागर की ओर से था। तुम्हें मेरी चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी बच्ची। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां इसे बर्दाश्त नहीं कर सकतीं। सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुराया, फिर अपनी नज़र भीड़ की ओर घुमाई और बोला, अब समय आ गया है। मुझे इस प्रतियोगिता के नियम समझाने दो। जैसे ही सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बोलना समाप्त करता है, हॉल में कानाफूसी शांत हो जाती है। ये प्रतियोगिता बहुत सरल है। ये सिर्फ कीमिया की प्रतियोगिता है जो 20 दिनों तक चलेगी। जो कोई भी इन 20 दिनों के भीतर उच्चतम ग्रेड और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली गोली को परिष्कृत कर सकता है, वह इस प्रतियोगिता का चैंपियन होगा। जहां तक चैंपियन के इनाम की बात है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि आप सभी पहले से ही जानते हैं। फिर मैं घोषणा करता हूं कि प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। सभी प्रतिभागी कृपया आगे आएं।
भीड़ ने एक दूसरे को देखा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ आकृतियां अचानक चौक से ऊपर उठीं। उन आकृतियों में जियाओ मिंग सफ़ेद बालों वाले बूढ़े लोगों के बीच अलग दिख रहा था। चौक पर पहुंचकर सभी ने एक कोना ढूंढा और क्रॉस लेग बैठ गए। थप 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 औषधीय कड़ाही अचानक दिखाई दी और चौक पर भारी रूप से गिरी, जिससे एक गहरी धातु की आवाज़ निकली जो आकाश में गूंज उठी। जब उन्होंने 20 से अधिक औषधीय कड़ाही को देखा तो भीड़ आश्चर्य में डूब गई। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि इतने सारे उच्च स्तरीय कीमियागर एक साथ गोलियों को परिष्कृत करते हों।